26/11 का हमला जो 2008 में होता है मुंबई में, और उसमें आपको भी 4 गोलियां लगती हैं। मुझे भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ से आज बच के जाऊंगा। मैंने लाइव ग्रेनेड निकाला और ये सोचते हो कि अब जिंदगी यहाँ पर ख़त्म होती है। ग्रेनेड की पिन निकाली और मैंने ग्रेनेड फेंका और मैं 10 काउंट करने लगा कि अब फटेगा, अब फटेगा, अब फटेगा। वो ग्रेनेड ही नहीं फटा। क्या बात कर रहे हैं आप? प्लान ए और प्लान बी हम लोग कहते हैं कि अभी आप डिसाइड करिए कि आपको शहीद कैसे होना है। जब 26/11 हमले के लिए मार्कोस कमांडोज की टीम को भेजा जा रहा था, ग्रेनेड पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जो गन चाहिए थी वो मौजूद नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट प्रॉपर नहीं थे और कम्युनिकेशन सेट भी नहीं थे। विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह से हम भिड़ने जा रहे हैं। ताज के अंदर मैन गेट से एंट्री की तो वहाँ पर हमने देखा कि पूरा का पूरा जो लॉबी है पूरी खून से सनी हुई है पूरी। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको फ़ोन किया और उसी चीज़ को जो हैंडलर थे वो कराची में देख रहे थे। ये मीडिया पिलर नहीं रहा। जब मीडिया बायस्ड हो जाए, जुडिशरी बायस्ड हो जाए, गवर्नमेंट बायस्ड हो जाए, पुलिस बायस्ड हो जाए तो पिलर नहीं रहा, वो दीमक हो गई। बताने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट तुम्हें 50,000 दे रही है, किस लिए दे रही है? मैंने भीख मांगी है क्या? आई एम नॉट बैगर, आई एम ए वॉरियर। ठीक होने के बाद फिर से अपनी यूनिट ज्वाइन की होगी। तो मुझे बोला गया कि झाड़ू पोछा मारो, तो मार ही नहीं सकता था मैं। और मुझे बोला गया यू आर द मैन कल्प्रिट, यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप अवर ग्लोरी। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आज का जो जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट है वो बेहद खास होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स मार्कोस मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर से हम 26/11 हमले की बात करेंगे और वो क्यों करेंगे, क्योंकि इस हमले में उनको गोलियां लगीं, 4 गोलियां लगीं, उनके लंग पंक्चर हुआ, लंग्स में उनके गोली लगी। और उस रात जिस दिन ताज पर यह हमला हुआ और भी मुंबई में तमाम जगहों पर हमला हुआ, तो मरीन कमांडो के तौर पर प्रवीण साहब वहाँ मौजूद थे, फोर फ्रंट पे थे और सामने आतंकवादियों की गोलियां झेल रहे थे। उनसे हम तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। उन्होंने किताब भी लिखी है, रूपा पब्लिकेशन से किताब आई है, 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विद टेररिस्ट दैट नाइट। इसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से एक एक घड़ी के हिसाब से बताया गया है कि कब क्या हो रहा था, कब ये लोग क्या कर रहे थे, क्या चुनौतियां आ रही थीं, क्या प्रॉब्लम्स थीं, किन चैलेंजेस को फेस कर रहे थे और ये ऑपरेशन कैसे हुआ। बाद में प्रवीण जी को शौर्य चक्र भी दिया गया और अभी क्या कर रहे हैं वो ये भी समझेंगे। मरीन कमांडोज या मार्कोस होते क्या हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जिस न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जिस न्यूज़ वालों का और आपकी टीम का। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूं जिस न्यूज़ का और आपका कि आपने मौका दिया कि कुछ बातें अभी की, कुछ बातें पुरानी और कुछ बातें जो हम आगे करने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम इन सभी चीज़ों पर खुल करके बात करेंगे। और अभी एक बार फिर से 26 नवंबर आ रहा है जी, तमाम बातें होंगी सेना से जुड़ी हुई, इस हमले की। उन सबके बीच में सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं आपसे कि मार्कोस जो मरीन कमांडोज हैं, जिसमें आपने बहुत साल सर्व किया एज अ मरीन कमांडो, ये होता क्या है? आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मरीन कमांडो क्या है। एक्चुअली मार्कोस जो है ये नेवी की स्पेशल फोर्स है जी, हमारी नेवी की, और ये 3 डायमेंशनल फोर्स है, वाटर, एयर एंड लैंड। तीनों पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। और सबसे पहले जो मार्कोस हैं, सबसे पहला जो पड़ाव होता है मार्कोस बनने का वो है गोताखोरी यानी कि डाइवर। ओके। तो सबसे पहले आपका पानी से ही परिचय होता है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा आपकी छटनी होती है। और फिर जो मार्कोस कोर्स है वो वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द टफेस्ट है। अच्छा। तो उसको पार करना मतलब कहें कि बच्चों का खेल नहीं है। उसमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेन चीज जो है मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। अच्छा। क्योंकि फिजिकल आप एक लेवल तक लेकर जा सकते हो, उसके बाद गेम शुरू होता है मेंटल लेवल का। तो जो मेंटली स्ट्रांग है वही मार्कोस बन सकता है, फिजिकली स्ट्रांग वाला मार्कोस नहीं बन सकता। अकेले फिजिकल से काम नहीं चलेगा। जो मेंटली स्ट्रांग है, टूट जाए फूट जाए और फिर भी कहे कि मैं खड़ा हूं देश के लिए, उसके अंदर जज्बा होता है मार्कोस बनने का। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट होता है वो नेवी के थ्रू ही होता है? नेवी के थ्रू ही है सारा। तो अच्छा। जो ऑलरेडी नेवी में रिक्रूट हो चुके होते हैं या कमीशन हो चुके होते हैं, उनमें से ही जो वॉलंटियर बेस्ड होता है पूरा का पूरा, एफिशिएंसी बेस्ड होता है। आप एफिशिएंट हैं, वॉलंटियर हैं, तो आपको मौका जरूर दिया जाएगा यहाँ पर।
एक चीज़ और मैं इससे जुड़ी हुई जानना चाहता हूँ कि कब ये रियलाइज़ हुआ आर्म फोर्सेस को कि मार्कोस की ज़रूरत है? किसी एक पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ होगा, वो क्या पॉइंट था? क्या ज़रूरत थी? 1987 में ये रेज हुई थी। अच्छा। जो पहले गोताखोर थे नेवी के, उनमें से ही फिर मार्कोस बनाए गए और 14 फेब को 1987 में ये यूनिट बनी मार्कोस की। और वहाँ से और अब तक मार्कोस सर्व कर रहे हैं। पहले गोताखोर ही थे जो बाकी सारे काम करते थे, लेकिन ऑपरेशंस में नहीं पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। और जब ये श्रीलंका का जो हमारा पार्ट हुआ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो हुआ था, लिट्टे वाला जो केस हुआ था, उसमें फिर मार्कोस की जरूरत पड़ने लगी। तब नेवी ने रियलाइज किया कि इस तरह की फोर्स जो है हमारे पास में होनी चाहिए, जो एम्फीबियस हो, जो लैंड पर भी काम करे, वाटर में भी काम करे। फिर उसमें एयर को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। अच्छा। तो इनिशियली जो हमारी जो ट्रेनिंग हुई, जो पानी की थी, तो पानी की पहले से ही डाइवर थे। लैंड की ट्रेनिंग हमने पैरा से शुरुआत की। अच्छा। और वहीं से फिर हमने एयरफोर्स से एयर की ट्रेनिंग हमने ली। तो तीनों को मिलाकर फिर हमने एक खड़ा किया जिसको नाम दिया गया मरीन कमांडोज, मार्कोस। सो इसको हम फ्रॉगमैन भी कहते हैं हर जगह। हाँ, फ्रॉगमैन। क्यों? एम्फीबियस पार्ट है इसलिए। जो फ्रॉग है वो एम्फीबियस है। हाँ। और इसलिए इसको फ्रॉगमैन भी कहा जाता है। जितने भी मार्कोस देखोगे आप, उनकी कैप देखोगे या उनकी टी शर्ट्स देखोगे, आपको फ्रॉग बना हुआ मिलेगा विद MP5 गन के साथ में। अच्छा। सो वी नोन एज ए फ्रॉगमैन। सो हम इसकी ट्रेनिंग पे भी बात करेंगे आगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट है, तो हम इसके कंपैरिजन पे भी बात करेंगे और इसकी ट्रेनिंग पे भी बात करेंगे। लेकिन आप तो बुलंदशहर से थे जी, और आपकी जर्नी मार्कोस बनने की कैसे शुरू हुई? क्योंकि हमारे यहाँ पर आसपास हम देखते हैं कि लोग बाग आर्मी में जाना चाहते हैं जी, लोग पुलिस में जाना चाहते हैं। ज़्यादा लोग को तो जानकारी नहीं होती कि मार्कोस है क्या। तो जब मुझे आपका इंटरव्यू करना था, उसके कुछ साल पहले मुझे पता चला कि मार्कोस क्या है। तो आपकी क्या जर्नी रही? प्रवीण कुमार तेतिया साहब कैसे बने मार्कोस? क्योंकि इसमें एक फिलोसोफर आते हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपने उनके बारे में लिखा है कि वॉज फिलोसोफर एंड गाइड। एक्चुअली क्या है कि मैं NCC कैडेट था। ओके। और आर्मी विंग से NCC कैडेट था मैं। मेरे स्कूल में NCC थी, तो वहीं पे मैंने NCC की और वहीं से मैंने C सर्टिफिकेट लिया आर्मी विंग से। ठीक है। मेरे बड़े भाई आर्मी में अभी रिटायर्ड हुए, पहले एज ए JCO रिटायर हुए। सो मेरे जो पथ प्रदर्शक और सारी चीज़ें रहीं वो मेरे बड़े भाई से मिली। प्लस गांव का जो कल्चर था वो बहुत प्यारा था, आज भी प्यारा है। वहाँ पर हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं, हर घर में एवरेज फौजी है वहाँ पर। अच्छा। और 39 मार्टर्स हमारे गांव से हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक। तो वो प्रेरणा, आसपास में जो वाइब्स होती है गांव में, जो मिट्टी है वो उसी तरह की है। तो वहाँ से फिर मुझे आर्मी में जाने का विचार आया। अच्छा, पहले आर्मी का आया। तो वहाँ पर मेरी हाइट 2-3 भर्ती मैंने देखी, मेरी हाइट वहाँ पर हर बार छोटी रह गई। तो फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि तू पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो बेटर है तू एयरफोर्स या नेवी ट्राई करो। Okay. तो फिर मैंने नेवी ट्राई की। तो एट द एज ऑफ 17 ईयर एंड 14 डेज मैं चिल्का में रिपोर्ट कर चुका था। अच्छा। ओके। 17 साल और 14 दिन का था जब मैंने नेवी की ड्रेस पहनी थी। बताइए, डिसाइड कर रहे होते हैं लोग कि अब करना क्या है लाइफ में। तब आपने ड्रेस पहन ली। लोग कंबल में बड़े बड़े सपने देखते हैं और हम ये ग्राउंड पर सपनों को साकार करते हैं। दोनों में अंतर है। लोग सपने बंद आंखों से देखते हैं और मैं सपने हमेशा खुली आंखों से ग्राउंड पर देखता हूं और उनको पूरा करता हूं। आज तक मैंने ऐसे ही किया है। मैं सपनों पे बिलीव ही नहीं करता हूं। सपना होता ही नहीं है। अगर सपना है तो वो कभी सच नहीं होगा। अगर स्ट्रगल है, सपने की जगह आप स्ट्रगल को लाओ तो शायद आपको कामयाबी मिले उस गोल तक पहुंचने में। अगर आप सपने में हो तो समझ लीजिए आपने गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि सपना हमेशा झूठ की बिसात पर होता है। स्ट्रगल हमेशा ग्राउंड पर होता है और उसमें रियलिटी होती है, नहीं तो नहीं बनने देगी नेचर आपको उस लायक। तो आपने 17 साल की उम्र में नेवी ज्वाइन की और 20 साल की उम्र में मैंने मार्कोस ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। वहाँ पहुँचने के बाद फिर मुझे जो मेरा डिपार्टमेंट था वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे था। इसे क्या होता है? हम लोग सी सर्वे करते हैं।
अच्छा। समुद्री सर्वे जो भी हैं, डेप्थ वगैरह नापनी है, और आपके जितने भी चार्ट बनते हैं वो सर्वे डिपार्टमेंट का ही काम है। हार्बर के चार्ट हो गए या सी रूट्स हो गए, जो जितने भी सी रूट्स हैं उनका सर्वे डिपार्टमेंट ही, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिपार्टमेंट ही सर्वे करके चार्ट प्रोड्यूस करता है। फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर जितने भी शिपिंग कंपनीज हैं उनको बेचती है। मतलब आसान भाषा में एक मैपिंग टाइप। मैपिंग नहीं है, चार्ट चार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। सी में चलने के लिए आपको चार्ट की आवश्यकता होती है। आपको हार्बर में एंट्री करनी है तो चार्ट की जरूरत होती है। आपको यही पता नहीं होगा डेप्थ कितनी है, आपको यही पता नहीं है सी में कि एंकरेज कहाँ पर लेना है। आपको एंकर डालते देखा होगा, तो एंकर यही नहीं पता रहेगा डेप्थ कितनी है यहाँ पर, और एंकरेज रुकेगा कि नहीं रुकेगा। रॉकी एरिया है या फिर सैंड है तो किस तरह की सैंड है वो आपको चार्ट में देखने के बाद ही पता चलेगा। प्लस जितने भी लाइट हाउस हैं, आपको ये पता चल जाता है कि वहाँ पर जो लाइट हाउस है वो किस तरह के सिग्नल देता है लाइट के। अच्छा। तो वो सारे के सारे मेंशन होते हैं आपके चार्ट के ऊपर, मेंशन होते हैं। डायरेक्शन मेंशन होती है, डेप्थ पूरी की पूरी हर जगह की डेप्थ उसके ऊपर मेंशन होती है, ताकि जो भी जितने भी सी फेरर्स हैं वो कहीं फंसे ना, कहीं उनको स्टक ना हो जाएं कहीं पर, इसलिए चार्ट यूज करते हैं। तो उस सारा काम जो है वो, तो आप ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिपार्टमेंट पूरा। फिर उसके बाद ये चार्ट प्रिपेयर नहीं करते थे, सी में जाके सर्वे करते थे, डाइव करके नहीं, इससे पूरे इक्विपमेंट हैं सारे। ओके। आप हर जगह डाइव करके नहीं पता करो 200 मीटर पे कैसे डाइव। टेक्निकल एक्सपर्टीज, पूरी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, पूरा कोर्स होता है। उसके बाद सारी मशीनरी है, उससे हम लोग सी की डेप्थ नापते हैं, हर जगह की डेप्थ नापते हैं। फिर वहाँ पर हम एक चार्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो प्रिंट होता है, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सीफेयरर्स को देती है जी। तो आप तो ये काम कर रहे हैं, ये काम कर कहाँ से कहाँ तो मैं कोचीन में था और एक रात में ड्यूटी पर था शिप में। तो एक व्यक्ति आए जिन्होंने ब्लैक ड्रेस और मरून कैप पहन रखी थी, और मार्कोस के जो दोनों बैज मैंने अभी लगाए हुए हैं दोनों पहने हुए एंट्री की उन्होंने गैंगवे पर। तो मैं ड्यूटी पर था, तो मैंने कहा कि सर आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसी शिप में था और मैं मार्कोस कोर्स करके आया हूँ। तो जब मैंने उनके हाथ देखे तो हाथों पे उनके पूरे नकल के ऊपर तो स्वेलिंग हो रखी थी, पूरे मोटे मोटे नकल, और ब्लैक किस हो रखे थे पूरे। तो मैं सर ये क्या है? बोला बड्डी वहाँ पर जो पुशअप होती है वो नॉर्मल पुशअप नहीं होती, वहाँ पे नकल पे ही पुशअप होती है। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी जगी, तो उसी शिप से थे, तो फिर बात हुई थोड़ी सी, तो इंटरेस्ट मुझे जगा कि यार ये समथिंग, दिस पर्सन इज टोटली डिफरेंट है। तो क्यों ना, मैं एक अट्रैक्शन होता है किसी चीज़ का, तो अट्रैक्शन हुआ मैं भी। और मैं फिर उनसे बात करते करते थोड़ा सा मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, सर मेरी भी फिजिकल मेरा अच्छा है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट जगा, उस ड्रेस को देख के इंटरेस्ट जगा। बाकी वो ड्रेस बहुत ही मतलब बहुत ही अलग, मार्कोस के बैज लगे चमक रहे हैं, बिल्कुल अलग। मरून कैप है, उसके ऊपर बैज लगे हुए हैं सारे। एक चलने की एटीट्यूड हम बात करते हैं, अल्फा मेल वाला एटीट्यूड, वो मार्कोस की ड्रेस में मुझे दिखाई दिया। तो मैंने कहा यस यस स्वैग है, ये बंदे में स्वैग है यार। मैं बोला सर कल सुबह मैं भी आपके साथ पीटी करने चलूंगा। बोला ठीक है बड़ी, हम सुबह मिलते हैं 6 बजे। तो 6 बजे से पहले मैं जाकर जट्टी पर खड़ा हो गया, उनका वेट किया। तो आए, फिर उनके साथ मैं एक बेस का चक्कर 4 किलोमीटर का मैंने उनके साथ किया। बहुत प्यारा राउंड रहा। उसके बाद वो मुझे बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड में लेकर गए। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा, वो आगे आगे चलते रहे। वो बैटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड जब पूरा हमारा कंप्लीट हो गया ऑब्स्टिकल, तो उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा, जस्ट यार ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया तुमने, पूरा का पूरा बैटल ऑब्स्टिकल तुम कैसे कर सकते हो? तो मैंने कहा ये तो मैं एनसीसी में करता था। सो बेसिकली बैटल ऑब्स्टिकल ही है क्या? बैटल ऑब्स्टिकल एक कोर्स होता है पूरा, उसमें अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं सारे बैटल के। अच्छा। बैटल में क्या क्या चीजें हमको सामना करना पड़ सकता है, तो उसका एक ऑब्स्टिकल एक कोर्स बनाया हुआ है, जो कि ग्राउंड पर अलग अलग तरह से डिजाइन है, उसको आपको पार करना होता है। अच्छा। तो उसमें हाइट है, रोप है, नेट है, आपका दलदल टाइप का कुछ रहता है, फिर अलग अलग आपको बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपने देखा भी होगा कई बार, फिल्म वगैरह में देखा होगा, लेकिन फिल्म से थोड़ा सा अलग होता है। असलियत में थोड़ा सा बिल्कुल बैंड बज जाती है इसकी। किसी नॉर्मल तो आपने वो पहली बार में कर लिया? पहली बार में मैंने
क्रॉस कर दिया उसको, तो मुझे उनको लगा कि ये तो बंदा पहले से ही प्रिपेयर है। हाँ, तो उनका तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, तो मैं बोला मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। तो बोला ये आप यहाँ के लिए नहीं बने हो बडी, हाँ, आपके अंदर जो टैलेंट है वो मार्कोस वाला है, हम्म, तुम्हें मार्कोस बनना चाहिए। तो मैं बोला वो कैसे बनेंगे सर? हम्म, तो फिर उन्होंने सारे प्रोसीजर्स जो था वो मुझे बताया। हम्म, इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल मुझे लगा वो था फ्लोटिंग। हम्म, पैर पानी में खड़े होकर फ्लोटिंग करना पड़ता है उसमें, अच्छा, विद -4 kg बॉयंट सेट के साथ में। डाइविंग सेट रहता है, -4 kg बॉयंट सेट रहेगा, उसके साथ आपको पानी में एक जगह पे टिकना होता है और उसका एक टेस्ट होता है पूरा। हम्म, तो वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था मेरे लिए। हम्म, तो उन्होंने मुझे उसकी चीज़ें बताई कि किस तरह से इसको आप ट्रिक्स नहीं होती, तैयारी। ट्रिक्स कुछ भी नहीं है वहाँ पर। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है, आपको सीखना है कि कैसे आपको करना है। फिर उन्होंने मुझे ड्रोन प्रूफिंग सिखाई। ड्रोन प्रूफिंग में क्या होता है कि हाथ पैर बांध कर आपको पानी में फेंका जाता है, आप बिना हाथ पैर चलाए आपको पानी में जिंदा रहना है, वो भी सी में। कितनी देर? जितनी देर वो रखना चाहें आपको, जब तक इंस्ट्रक्टर सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो ड्रोन प्रूफिंग है वो आपको आनी चाहिए मार्कोस के लिए। Okay. तो उसमें आपको हाथ और पैर दोनों बांध दिए जाते हैं आपके। ये आपके सिलेक्शन होने के बाद की प्रक्रिया है या फिर सिलेक्शन के अंदर ही है सब? आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत कोई सिखा सकता है लेकिन पूरा कोई नहीं सिखा, पूरा सिखाने का किसी के पास टाइम नहीं है वहाँ पर। तो जैसे अगर मैं इसको सवाल के उसमें फ्रेम करूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो नेवी से जाना चाहते होंगे मार्कोस में, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग को अट्रैक्ट करती होगी, वैसी चीज़ ही है। तो इसकी क्या पूरी प्रोसेस रहती है? मतलब तो सब तो बन नहीं पाते होंगे, सब नहीं बन मार्कोस तो बहुत लिमिटेड आई गेस। कितनी फोर्स होती होगी लगभग इंडिया में अगर देखें? मिलाकर हम बात करें करीब 1,500 से 2,000 के आसपास मानिए। बस 1,500 से 2,000 मार्कोस होंगे बस। ओके, तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती होगी, बहुत टफ प्रक्रिया होती होगी। ट्रेनिंग से ज्यादा तो अब जब आप एज ए स्टाफ बनकर जाते हो वो ज्यादा टफ है। ट्रेनिंग उससे पहले आपको ट्रेनिंग टफ लगती है जब आप एंटर करते हो। कोर्स करो तो ट्रेनिंग टफ लगती है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करके यूनिट में जाते हो तो ट्रेनिंग इजी लगती है। अच्छा, कि वो ही अच्छा था यार, कहाँ फंस गए। ये तो ना सुबह का पता ना शाम का पता, कुछ नहीं पता। फिर आप कहाँ ऑपरेशन में लगे तो लगे हैं, ना भूख का पता ना प्यास का पता। तो ये देखने के बाद बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो इसके लिए जिज्ञासा होगी उनमें कि ये कैसी ट्रेनिंग होती है, क्या होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि जब आप ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टफेस्ट ट्रेनिंग है और फोर्स है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या पार्ट्स हैं इसके 4 से 5 पार्ट हम बात करते हैं जी, कि आपको सारी चीज़ वहाँ पे सिखाई जाएगी। सबसे पहले तो गोताखोरी ही हो गई है उसमें। वही सबसे कठिन काम है, क्योंकि आपको अगेंस्ट द नेचर काम करना है पूरा। आपको पानी में जाने के लिए नहीं बनाया गया ह्यूमन बॉडी को। यहाँ पर आप पानी के नीचे जाकर आप काम कर रहे हैं। फिर आपका बाकी सारी ट्रेनिंग आ जाती है। वेट ट्रेनिंग है आपकी पूरी। आपको हमेशा 5 किलो वजन से शुरू करेंगे और 18 से 20 किलो वजन तक आपको लेकर जाएंगे, तो आपकी कमर पूरी छिल जाती है उसमें। अच्छा। डेली आपको वो अपने कमर पर रखना है, सुबह से लेकर शाम तक। आपको सुबह से लेकर शाम तक 18 किलो वजन आपको जहाँ सब करना है। जहाँ पर भी जाओगे वो वेट आपके साथ ही चिपक जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक वेपन दे दिया जाएगा, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है। उसके साथ ही सारी चीजें होंगी हमेशा। अगर आपको पुशअप भी मारनी है तो उस वेट के साथ ही मारनी है। और ये रोज डेली, यहाँ डेली है वो। पुलअप मारोगे तो वो वेट आपके साथ ही रहेगा। उसके बाद आपका सी स्विमिंग्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी स्विमिंग्स हैं। उसमें आपको समुद्र में जो वेव्स होती हैं, करंट है, उनसे टकराना है। पूरा सी वाटर आपके मुंह में जाता है पूरा, तो बहुत लोग उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। सी वाटर जैसे मुंह में गया, या तो आप उसको बाहर कुल्ला करोगे या उसको आप अंदर पी जाओगे। पूरे पानी पियोगे, पूरा नमकीन पानी है पूरा, तो उसमें आपके डाइजेशन सिस्टम को डैमेज करेगा। खतरनाक है। तो दोनों तरह से आप मरे। और ऊपर से आपकी गॉगल आप लगा नहीं सकते। अच्छा। स्विमिंग गॉगल यूज नहीं करने देते आपको, तो आंखें आपकी पूरी जलने लगती हैं उस सी वाटर में आपकी।
तो मतलब बॉड आपकी सारी लिमिट्स को को क्रॉस करना है। आखिरी तक ले जा करके Yes, चेक yes. किया जाता है। पहले आपको नॉर्मल स्विमिंग कराएंगे, फिर आपको पूरे बैटल वेट के साथ में आपको स्विमिंग कराएंगे। पूरा जो आपका सामान है, अगर आपको मान लो हमें कराची पर अटैक करना है, तो क्या खाली हाथ जाएंगे कराची पर हम अटैक करने? आपको पूरा पूरा इक्विपमेंट चाहिए। तो पूरा इक्विपमेंट 18 से 20 kg का है, उसमें वेपन भी आपको साथ में रखना है। तो पूरा सामान बैटल वेट जो है वो आपको साथ में ही कैरी करना है। चाहे आप कराची जाओ, चाहे आप किसी भी लोकेशन पर आपको अटैक करना है, तो साथ में रहेगा। तो वो इजी नहीं है, आप उस वजन को भी खींच रहे होते हो आप साथ में। पूरी ट्रेनिंग करवाता कौन ट्रेनिंग है? हमारी नेवी का ही पार्ट है, करवाती नेवी करवाती है पूरा। अच्छा, और आप लोग की क्या, जैसे बहुत सारी हम देखते हैं ड्रिल्स होती हैं तमाम इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ हाँ, में, तो ये वैसे सब कुछ आपकी भी हुई? हाँ, हमारी होती है। मैं गया हूँ, फ्रांस के साथ मैंने की है, प्लस मैंने अपने यूएस नेवी सील्स के साथ में मैंने एक्सरसाइज अच्छा, नेवी सील्स के साथ की? यस यस, पार्टिसिपेट। क्यों उनको इतना मतलब बेस्ट क्यों माना जाता है? कुछ आपको डिफरेंस समझ में आया कि क्यों? It's about the technology, nothing else. They are far better than us in technology. Far better. टेक्नोलॉजी मैन है। हमारी आईआईटी आज तक एक इंजन नहीं बना पाई, सारी आईआईटी। और हम इंजन कहाँ से खरीदते हैं? अमेरिका से। तेजस में इंजन कहाँ का लगा हुआ है? अमेरिकन इंजन है। जो हमने विक्रांत बनाया है अभी, उसमें इंजन कहाँ से लगा हुआ है? तो आज तक देश में करीबन हम चले 70 साल तो मिनिमम मान लो आप आज़ादी के। आईआईटी तो उससे पुरानी है, आज तक एक इंजन नहीं बना पाए हमारे देश में। तो क्या झक मार रहे हैं हम लोग? तो हम ये हैं, टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर वो इंजन वो वाला हमें दे रहे हैं, तो उनके पास जो ओरिजिनल जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, वो कितना कौन सी जनरेशन का इंजन यूज़ कर रहे होंगे आप? जो इंजन हमें दिया है, दैट मीन्स उनके साइड से वो स्क्रैप है, वो स्क्रैप है, आउटडेटेड है, वो यूज़ नहीं कर रहे उसको, इसलिए आपको दे रहे हैं। कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगा जो वो यूज़ कर रहा है। तो यानी कि आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो स्क्रैप में पड़ी हुई है, वो आपको दी जा रही है और आप उसमें खुश हैं। तो हमारा टैक्स का जो पैसा वो कहाँ जा रहा है? देश का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? कोई रिसर्च नहीं बैठी आज तक। हम कहें कि ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कहाँ हैं हम? सरकारें किसी की भी आई, लेकिन आईआईटी एक इंजन नहीं बना पाई। इस देश में एक ऐसा इंजीनियर नहीं हुआ जिसने इंजन बनाया हो इस लेवल पर। तो वेपन की तो बात ही भूल जाओ। सारे वेपन स्पेशल फोर्सेस में सब खरीदे हुए वेपन है हमारे पास, उनकी बुलेट्स भी बाहर से आती हैं। तो इसलिए बेटर है ना वो। हमारे पास क्या है अपना बना हुआ? हम जूते भी हमारे अमेरिकन हैं। जो आपकी ड्रेस है, ड्रेस के अंदर जूते हैं, वो भी इंडियन नहीं है हमारे पास में, सब इंपोर्ट कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? यस, सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें खुश हो रहे हैं। जो ये वेपन्स वगैरह जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आर्म फोर्सेस जो नॉर्मल हैं उनसे अलग होते हैं? अलग होते हैं। जैसे क्या? जैसे आपके स्नाइपर हो गई हैं, अभी कुछ वेपन्स जो हैं वो बाकी लोग भी खरीद रहे हैं। मतलब नॉर्मली हमने सुन रखा है कि जो आर्मी है वो इंसास और AK-47, AK-56 ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग ये नहीं इस्तेमाल करते? नहीं है, हमारा बिल्कुल अलग होता है। AK-104 है, AK-103 आ चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो वो यूज़ करते हैं। उसके ऊपर फोर्साइट भी लगी है अभी। अच्छा। जो AK-47 है उनके ऊपर फोर्साइट नहीं लगी। अभी जो 104 आई हैं उनमें सब सारी टेक्नोलॉजी उसमें दी हुई है। टैवोर है, गलिल है स्नाइपर में, आपकी जो ग्लॉक पिस्टल्स हैं, हमारे यहाँ पे पिस्टल भी नहीं बनती है। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और जो अमेठी में है, पता नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में। नहीं, हमारे पास नहीं है तो नहीं है, हम सब खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, नहीं है उस लेवल की चीज़ें। तो आपने तो इंटरनली काम किया है, मतलब आप उसमें ये कोई सुनी सुनाई बातें या पढ़ी हुई बातें नहीं कर रहे हैं? निराशा होती है जब हम अमेरिकन्स के साथ में, सील्स के साथ में एक्सरसाइज करते हैं कि उनके पास इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ दिमाग से और अपने जो जितने पूरे एनालॉग्स हैं उनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एनालॉग टेक्नोलॉजी है पुरानी। अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ 9/11। आप अमेरिका जाइए, आपको सब जगह घुसने की आज़ादी आज भी है, आपको कोई चेक नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई मेटल डिटेक्टर से आपके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। आप यहाँ पे घुसिए मेट्रो स्टेशन में भी, आप तो आपके बैग को अलग चेक करेगा, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ टच करेगा। तो ह्यूमिलिएशन लगता है कभी कभी।
इतना बड़ा हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, वो उससे नहीं घबराए और टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम किया, हर जगह सीसीटीवी लगाए, सब कुछ किया। लेकिन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो आज़ादी ही रहने दी। वहाँ पर आपको कोई मेटल डिटेक्टर से क्रॉस नहीं करने देगा, आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा कि इधर आओ उधर आओ। यहाँ पे एक छोटा सा गार्ड है बिठा रखा है मॉल में, आपको हर जगह चेक करेगा, आपका बैग खोल कर देखेगा उसमें क्या है। क्या जो टेररिस्ट आएगा वो आपको बैग दिखाने देगा, कहेगा रुक भाई मुझे AK-47 अंदर ले जाने दे, ऐसे मुझे ये काम करना कहेगा क्या? वो आएगा तुम्हारे चेक करने से पहले 4 गोली तुम्हें ठोकेगा और उसके बाद अंदर अपने आप घुस जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था बनाई है अपने 26/11 के बाद में। उनके 3000 लोग मरे, हमारे 168 लोग मरे, और हमने हर जगह पर किला बना दिया, हर जगह को किला बना दिया। आज़ादी छीन ली लोगों की, हमने पूरी की पूरी आज़ादी छीन ली। हमने मेट्रो में जा रहा तो आज़ादी छीन ली, कहीं दुकान में घुस रहा है तो आज़ादी छीन ली, मॉल में जा रहा है तो आज़ादी छीन ली। क्या आज़ाद हैं हम फिर? अगर मैं आज़ादी से किसी मॉल में घुस नहीं सकता अपना बैग लेकर, वहाँ पर भी मुझे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है, अब मेरे बैग को चेक करना पड़ रहा है, तो क्या हम आज़ाद हैं फिर? ऐसी आज़ादी चाहिए हमको? मुझे तो नहीं चाहिए। पर इस पे ये तर्क दिया जा सकता है कि प्रिकॉशन है ये। प्रिकॉशंस तो लो ना, टेक्नोलॉजी है ना, सीसीटीवी लगे हुए हैं ना। आप किसी सोसाइटी में जाइए तब देखिए आप क्या हाल है। अब एक गार्ड, 4-4 5-5 गार्ड खड़े हुए हैं। मैन पावर का क्या कर रहे हैं हम लोग? यूज करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? उस मैन पावर यूज है वो। 4-4 5-5 गार्ड एक गेट पर लगे हुए हैं। ये प्रिकॉशंस है या कि आज़ादी छीनी जा रही है? आप कहीं घुस नहीं सकते, अपने ही देश में रहकर आप इस तरह से बिहेव हो रहा है जैसे आप पाकिस्तान से आए हो। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि आज़ादी है हमारी। मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, वहाँ नहीं ऐसे चेक करते। मैं दुबई गया, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। सीधा आप कहीं भी एंटर करो, कुछ नहीं, आपको घूमो फिरो, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि वो इसको ह्यूमन डिग्निटी यहाँ पे ह्यूमन तो हमें समझा ही नहीं गया ना। फिर हम तो ऐसा लगता है जैसे मॉल में अंदर घुसने से पहले जब मुझे चेक किया जाता है, वाइफ को चेक किया जाता है, उसके बैग को चेक किया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान से आए हो। यार इनह्यूमन एक्टिविटी है पूरी। आज तक मुझे नहीं लगता किसी इंटेलेक्चुअल ने कभी ये सवाल उठाए हो इस तरह की चीज़ें। यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ हमें। वो CISF वाले हैं या फिर गार्ड है, वो आपको कहाँ टच करता है? फीमेल हो, एक बॉक्स का बना रखा, उसमें से फीमेल को चेक करते हैं। प्रिकॉशंस है या आपकी आज़ादी छीनी जा रही है? तो जैसे जब आप ये बता रहे हैं कि हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी ये हैं, तो कभी इसके लिए इंटरनल आप लोग तो अपने आपस में बात करते होंगे ना अपने अधिकारियों से, या फिर जब आप बैठते होंगे आपस में? इस बारे में कोई बात नहीं होती है। अच्छा, इस बारे में कोई बात नहीं होती है। वो साइंटिस्ट का काम है, DRDO का काम है, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम है। हमारा काम है लड़ना, हमारा काम है वेपन को यूज़ करना, हमारा काम है वेपन को टेस्ट करना। हमारा काम नहीं है कि किसी को सजेशन दे, कि हमारा काम है कि वेपन आया, कोई नया वेपन आया, उसका ट्रायल लेने हैं, फिर उसको सर्टिफिकेट बनाना है उसका पूरा, कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, इसके अंदर क्या क्या खासियत है, वो बनाना हमारा काम होता है। और फिर भेज दो। फिर डिसीजन लेना ऊपर वालों का काम होता है, अथॉरिटी का काम होता है कि उस वेपन को खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो 26/11 पे तो हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपने एक और भी ऑपरेशन किया, आपने और भी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया होगा। किन और ऑपरेशंस में आप एज अ मार्कोस रहे? सुनामी में मैं था, एज ए रेस्क्यू टीम में मैं था। श्रीलंका में गया था। ओके। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा काम किया सुनामी में, और गाले हार्बर और कोलंबो हार्बर का हमने सर्वे किया था। अच्छा, तो मार्कोस को क्या दूसरी कंट्री भी मदद के लिए? तब मैं मार्कोस में नहीं था। अच्छा, तब मैं एज ए नेवी में ही था। ठीक है। तो वहाँ पे मैं एज ए रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहा। तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर वापस आए, मार्कोस में रहा तो मैं कश्मीर में मैंने ऑपरेशन किए, गल्फ ऑफ एडन में मैं था। तो कश्मीर ऑपरेशन में मतलब आपको क्यों भेजा गया वहाँ? तो मार्कोस पहले से है वहाँ पर, 1996 से मार्कोस वहाँ पर है। अच्छा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये पानी में भी लड़ सकते हैं, जमीन पे भी लड़ सकते हैं। तो वुलर लेक के ऊपर हमारा पूरा आधिपत्य है। अच्छा, पूरा जो वुलर लेक है मार्कोस के उसमें है।
अच्छा, वहाँ का सारी पूरी सिक्योरिटी। हाँ, क्योंकि जो जितनी भी रिज हैं, हाँ, पाकिस्तान से जितनी भी रिज उतरती हैं वो वुलर लेक पर ही उतरती हैं। अच्छा। तो सारी की सारी वहीं से, आपकी जो झेलम नदी है वुलर लेक से ही बनती है। तो जितने भी रिज हैं वहीं पर उतरते हैं, जो बांदीपुर एरिया है पूरा, इसलिए आपने सुना होगा बांदीपुर सोपोर वाला एरिया, तो वो पूरा एरिया आए दिन न्यूज़ में रहता है हमेशा। वो इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो पीओ के एरिया से पूरा रिज वहाँ तक है, और जितने भी लोग हैं उसी एरिया, उसी रास्ते से वहाँ तक आते हैं। वहाँ आने के बाद फिर वो लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। अच्छा, तो आप कश्मीर में भी आप इसलिए मैं कश्मीर में मैंने ऑपरेट किया। 2008 में ही मैं वहाँ पर था। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपकी लाइफ, जहाँ से बहुत बड़ा फेज़ आने वाला है, 26/11 का हमला जो 2008 में होता है मुंबई में, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, हमारे जवान, और बहुत सारे लोगों की उसमें मौत होती है, और उसमें आपको भी 4 गोलियां लगती हैं। टोटल 5 थी, एक कॉलर के पास से निकली एक, और आपके शरीर को 4 गोलियां लगी। शरीर में बॉडी टच 2 है और 2 रुक गई थी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर। हाँ, तो फिर उसके बाद प्रवीण जी आप हमारे सामने मौजूद हैं, आप बात कर रहे हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ईश्वर का दिया हुआ है जीवन है, कब वो बुला ले और कब वो नया आपको जीवन दान दे दे नहीं पता, उसकी रचना वही जानता है। मुझे भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ से आज बच के जाऊंगा। तो वी आर अंडर अटैक ये बताया गया था आपको? क्या हो रहा था, मतलब आप एक बार उस मंजर तक हमें ले चलें कि उस दिन 26/11 जिस दिन ये हमला हुआ, उस दिन आप क्या कर रहे थे और कब आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि कमांडो आपकी ज़रूरत आ गई है? उस दिन एक्चुअली मेरी छुट्टी ग्रांट हुई थी और 2 दिन बाद ही मुझे घर निकलना था। अच्छा। तो शाम को 4 बजे तक ड्यूटी करने के बाद मैं 5 बजे बोट से मुंबई गया था, और चर्च गेट पर मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया और वापस कुलाबा एरिया में मैं आया। वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया। लियोपोल्ड कैफे की गली में ही एक दुकान है, अच्छा, वहीं पर मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज। लियोपोल्ड कैफे वो जगह है जहाँ पर भी पहली बार पहला अटैक वहीं हुआ था। उसी गली में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, उस गली में ही लियोपोल्ड राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में वो दुकान है। ठीक है, वहीं पर मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया। तो ये टाइम था करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास। रिचार्ज कराया, फिर मैं उस साइड में, दूसरी साइड में आपका एक आमदार निवास है, वहीं पर एक गन्ने की जूस की दुकान है, वहाँ पर गन्ने का जूस पिया। अच्छा। और वहीं से फिर मैं 8 बजे निकल गया वापस करंजा के लिए, वोट पकड़ के। ठीक है, क्योंकि करंजा जो आपका बेस होगा, बेस है, हाँ, उसी के पास लायन गेट है नेवी का। लायन गेट से मैंने एंटर वापस, और फिर मैं अपना बेस में आ गया। तो 9 बजे के आसपास मैं बेस में पहुंचा, तो वहाँ पर टीवी चल रहा था, मैच चल रहा था क्रिकेट का, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था। मुझे थोड़ा सा क्रिकेट इतना पसंद नहीं है, मैं फुटबॉलर रहा हूँ। ओके, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता उन सब चीज़ों में, बोरिंग गेम लगता है इतना लंबा। मुझे नाराज हो जाएंगे लोग। मुझे होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी खुशी के लिए। जो हर किसी की अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, हर किसी की अपनी फीलिंग्स हैं। बिल्कुल नहीं है तो नहीं है, मैं तुम नहीं, सही बात है, तुम कुछ भी कहते रहो, मैं भी नहीं देखता। मैं भी नहीं देखता। स्पेशली मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत घर में बच्चे देख लेते हैं, मैं उसको भी नहीं देखता, पहले से मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है। फिर मैं छत पे जाके सो गया, क्योंकि डिस्टर्बेंस थी वहाँ पे, मैच तो काफ़ी लंबा चलेगा। तो मैं छत पे जाके सो गया। तो 11:30 बजे मैं उठा, क्योंकि 12 बजे से मेरी ड्यूटी थी। 26 नवंबर की बात है। 26 नवंबर, ठीक है। 11:30 के आसपास मैं उठा, अपना बिस्तर जो गद्दा वगैरह था वो नीचे लेकर आया मैं, और ड्रेस पहनी मैंने, और साइकिल लेकर मैं गार्ड रूम गया जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी। नाइट शिफ्ट थी 12 बजे से 4 बजे, 12 से 4 मेरा चल रहा था, क्योंकि मैं गुजरात से 2 दिन पहले आया था। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। अच्छा, नेवी की एक्सरसाइज चलती है DGX करके। ठीक है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करके आया था, और 2 दिन बाद मुझे छुट्टी जाना था। तो इसलिए मुझे नॉर्मल ड्यूटीज दे दी गई, या नॉर्मल रखो, क्योंकि फिर इधर उधर जाए, आपको टीम में रखेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी जिसको भी छुट्टी वगैरह जाना होता है उसको नॉर्मल
नॉर्मल निकाल देते ताकि बाकी चीजें ठीक से नॉर्मल चलती ड्यूटीज रहें। के लिए, ताकि ऑपरेशनल ड्यूटीज में ना डालें, नॉर्मल ड्यूटीज में रखें। तो नॉर्मल ड्यूटी में था, तो 12 बजे से 4 बजे की शिफ्ट थी, तो मैं 12 बजने से पहले वहाँ पर पहुंचा, तो वहाँ देखा तो टीवी चल रहा था, और जो कश्मीर में मेरे साथ में मेरे बड्डी रहे अधिकारी थे, वो उस दिन ऑफिसर वहीं पर थे ड्यूटी पर। ठीक है। तो मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तेवतिया, मुंबई पर अटैक हो चुका है टेररिस्ट का, और मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को आतंकवादियों ने मार दिया है, और हमारी 2 टीम ऑपरेट कर रही हैं, एक टीम ताज में ऑपरेट कर रही है, दूसरी टीम ट्राइडेंट में ऑपरेट कर रही है। तो तुम जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं मार्कोस के, उनको फ़ोन करो, बुलाओ, दूसरी टीम तैयार करनी है, 2 और टीम जाएंगी जिसमें तुम भी जाओगे। अच्छा। तो फिर मैंने कॉल लगाना शुरू किया, और जितने भी लोग थे हमारे उनको बुलाना शुरू किया, और फिर मैं आर्मरी चला गया। आर्मरी जाके अपने वेपन वगैरह जो भी थे हमने ड्रॉ किए, तो पता चला कि जो CQB वेपन है वो है ही नहीं CQB मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल। क्लोज क्वार्टर बैटल जो वेपन होता है वो अलग होता है, अच्छा। AK अलग होती है, AK एरिया वेपन्स में आ जाती है, बड़ा जैसे वेपन है। CQB क्या है? छोटा एरिया होता है, तो जो गोली होती है वो डिफरेंट होती है, 9 mm है उसकी, उसका जो शेप रहता है वो अलग रहता है, ताकि गोली रिकॉचिट ना करे। अच्छा। AK की गोली रिकॉचिट करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है AK की। तो वो था ही नहीं उतना। ग्रेनेड लेने गए तो वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो एक ग्रेनेड नॉर्मल वाला और एक स्टन ग्रेनेड हमें दिया गया। जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो AK की गोली रोकने में सक्षम नहीं थी, फिर भी हमें दी गई। हेलमेट अवेलेबल नहीं था, जो एक्चुअल में हम लोग यूज़ करते हैं वो भी अवेलेबल नहीं था। शॉर्ट ऑफ गियर थे हमारे पास में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब 26/11 हमले के लिए मार्कोस कमांडोज की टीम को भेजा जा रहा था, आप जब अपने अस्त्र शस्त्र लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर ग्रेनेड पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। जो आर्मरी, आपको जो गन चाहिए थी वो मौजूद नहीं थी। वो नहीं थी। बुलेट प्रूफ जैकेट प्रॉपर नहीं थे। हेलमेट नहीं था। कम्युनिकेशन सेट नहीं था। और कम्युनिकेशन सेट भी नहीं थे। और आप आतंकियों से लड़ने जा रहे थे। जो भी विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह से हम भिड़ने जा रहे हैं, और जो हाई टेक हैं पूरे, उनसे हम भिड़ने जा रहे हैं बिना किसी इन सब चीजों के। तो डर नहीं लग रहा था आप लोग? नहीं, डर तो हमें लगता ही नहीं है। मतलब ये स्थिति तो डरावनी, हमें सुन करके डर लग रहा है। सब इक्विप्ड हैं, एक गन है, बाकी सब चीजें हैं जो बची हैं। चलो जितना हो सकेगा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे देश को बचाने की, लोगों की जान बचाने। वो हौसला आपको वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस। मैंने बोला ना कि हम तो ऐसी ही परिस्थितियों के लिए बने हैं कि जब सारी चीजें खत्म भी हो जाएं तो भी एक मार्कोस खड़ा रहेगा। उसको एक गन चाहिए, गोलियां चाहिए, बस। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, कम्युनिकेशन सेट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लड़ सकते हैं अपने देश के लिए। आखिर क्या होगा, लास्ट क्या है, हर एक इंसान की लास्ट जर्नी क्या है? मौत है ना। तो जब ये स्थिति वहां थी तो इसको लेकर के कोई डिस्कशन आप लोग का नहीं हुआ? कोई डिस्कशन नहीं होता ही नहीं है। जनरली जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होता है। ये रहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम संभालना, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं संभालूंगा। अच्छा, बस यही होता है। और सबको पता है कि गोली लगनी ही है जब आप ऑपरेशन में जा रहे हो। तो आर्मरी की 99.9% चांसेस हैं कि गोली आपको लगेगी ही लगेगी। आपका लक है, आपकी ज़िंदगी है अगर बच जाते हो तो, क्योंकि ऑपरेशन जो है ये पूरा का पूरा बिल्डिंग के अंदर ऑपरेशन होने जा रहा है। गोली कब किस रूम से आपके बॉडी को टच करेगी नहीं पता। तो आपको ये बता दिया गया था कि आपको ताज होटल जाना है? ताज होटल जाना, हमें पता चल गया था कि ताज होटल जा रहे हैं। ताज जल रहा था, जट्टी से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था हमारे यहाँ से। तो यहाँ से आपने ये वेपन्स ले लिए। कौन से वेपन मिले आपको? मुझे AK मिली। अच्छा, AK-47 मिली आपको? हाँ, AK MS थी मेरे पास में। अच्छा। और 5 मैगजीन मुझे मिली, एक स्टन ग्रेनेड, एक लाइव ग्रेनेड। हेलमेट किसी काम का नहीं था। जैकेट जो थी वो ऐसी पहन ली हमने फिर, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ तो है। फिर कम्युनिकेशन सेट, हमें 4 जो कम्युनिकेशन सेट थे, वो मेरा एक बड्डी था, मेरे शिप का सर्वे रिकॉर्डर था। जब हम जट्टी पर पहुंचे तो वो सामने उसने हमें रिसीव किया।
मैंने देखा वो ड्यूटी पर है, तो मैंने उसको कहा कि यार हमारे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं है, तो हमें कम्युनिकेशन सेट दे सकते हो। तो पहले तो उसने थोड़ा सा विचार किया, फिर उसने कहा कि आप बहुत अच्छे कॉज के लिए जा रहे हो प्रवीण, सो मैं 4 कम्युनिकेशन सेट मोटरोला में आपको देता हूँ। तो बिना किसी परमिशन के उस व्यक्ति ने हमें 4 मोटरोला दिए, उसने किसी से पूछा ही नहीं। अच्छा, मतलब आपको दूसरी टीम से मदद लेनी पड़ी? एक जो नॉर्मल जो रहते हैं वहाँ पर जट्टी पर जो लोग रहते हैं, वो वहाँ पर ड्यूटी पर था, जो कि पूरा का पूरा जो आना जाना पूरा देखते हैं ना, क्या हो रहा है जट्टी में, कौन एंट्री कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, पूरा पूरा वो उसका देख रेख उनको करना होता है। तो उनसे हमने 4 मोटरोला उनसे लिए, क्योंकि वो मेरे साथ में शिप में थे पहले, और हम एक ही डिपार्टमेंट के थे। अच्छा, इत्तेफाक था ये? इत्तेफाक था ये पूरा का पूरा। तो मैंने उसको जैसे मैंने देखा कि मुझे लगा काम बन गया, मोटरोला मिल जाएगा यहाँ से, तो मेरा दिमाग चला कि मोटरोला ले लेते हैं यहाँ से। तो 4 मोटरोला उसने हमें दिए, और 16 लोग में 4 मोटरोला थे। आप 16 लोग की टीम जा रही थी? 16 लोगों की टीम, सारे लोग मार्कोस थे। ठीक है। तो उसके बाद हम जब अंदर गाड़ी आ गई थी हमारे पास में, फिर हम बाहर पीपल का एक वहाँ पर जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर एक बरगद का एक पेड़ है ताज के बराबर में, तो उस पर हम गाड़ी वहाँ पे रोक दी, फिर हम अंदर गए। बाई फुट ही हम ताज के अंदर मेन गेट से एंट्री की। तो वहाँ पर हमने देखा कि पूरा का पूरा जो लॉबी है पूरी खून से सनी हुई है पूरी, और जो मुंबई पुलिस है उन्होंने अलग अलग जगह पर कवर ली हुई है। हाँ, तो ये एक चीज़ मैं बीच में टोकना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपके पहुँचने से पहले कौन कौन सी फोर्सेस के लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, एक तो ये, और दूसरा कि जब आप पहुँचे तो आपके पास ताज का मैप और ये सारी चीज़ें क्या अवेलेबल थी? जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारी एक टीम ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रही थी, मार्कोस की जो इवैक्यूएशन का काम कर रही थी, क्योंकि लोग रेस्क्यू का काम पहली टीम कर रही थी। और नीचे कुछ हमारे जो हेडक्वार्टर के अधिकारी थे वो थे 2-3, और मुंबई पुलिस के कुछ लोग वहाँ पर थे जिन्होंने कवर ले रखा था, जो अंग्रेजों के समय की जो गन थी उसके साथ में उन्होंने कवर ले रखा था। फिर जब हम पहुंचे तो हमने अपनी अपनी पोजीशन ली। उसके बाद मैं जो था वो लॉबी जो है उसके लेफ्ट साइड में था, जो कॉरिडोर है जो ओल्ड हेरिटेज विंग को और न्यू विंग को दोनों को जोड़ता है, मैं उस जगह पर मैं लोकेशन पे मैं खड़ा हुआ। फिर मैंने देखा एक व्यक्ति है वो जो फ़ोन मिला रहा है बार बार और रो रहा है, पूरा आंसू निकल रहे हैं उस व्यक्ति के, और उसने मुझे क्रॉस करने की कोशिश की फ़ोन करते करते, तो मैंने उसको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते अभी ऐसे। अच्छा। तो उसने बताया कि मेरे वाइफ और 2 बेटे हैं 6th फ्लोर पे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो वो ताज के जनरल मैनेजर थे करमवीर सिंह कांग। अच्छा। जिनकी वाइफ और 2 बेटे उसी 6th फ्लोर पे जिंदा जल के मर गए थे। तो उन्होंने उस दिन बहुत कुछ खोया, तो वो नीचे ही थे, वो फ़ोन मिला रहे थे, फ़ोन नहीं मिला क्योंकि आग लग चुकी थी तब तक। तो आतंकियों ने होटल में आग लगा दी थी, पूरा हर जगह पर उन्होंने आग लगा दी थी। मतलब डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ टेक्निक अपना? पूरा वही, जहाँ पे मिला माचिस खींच दी कि जितना नुकसान हम कर सकें। जैसे जल रहा था ना, ताज दिख रहा था दूर से जल रहा, तो विजुअल्स अभी भी देखें कि वो ऊपर से वो। और क्या होता है कि एक बार आप आग पकड़ा दो किसी 5 स्टार होटल में किसी भी जगह पर, तो फिर वहां पे हर चीज जलनी शुरू हो जाती है। एक टेम्परेचर पे एक टेम्परेचर है तो उस जगह पर सब चीजें जल जाएंगी। और आपको ये पता था कि कहाँ आपको जाना है क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, मतलब आपको सिर्फ ब्लाइंड है हम लोग एक तरह से, हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। तो मार्कोस के ऐसे ऑपरेशन के लिए भी तैयार रहता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? आप देश को बचाने जा रहे हो, अब आपको बाकी सब चीज़ें साइड में दरकिनारे करनी पड़ेंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो बंदे फ्रेश हैं और वो पूरा अटैक करेंगे। इनिशियली जो स्टेज में जो अटैक होते हैं बहुत हैवी अटैक होते हैं किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के, आप देख लीजिए। बाद में वो 5-6 घंटे बाद वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल होता है प्लस इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्या करना है। तो इनिशियली कोई भी अटैक देखोगे आप क्रिकेट में देख लो या कबड्डी में देख लो या फिर फुटबॉल में देख लो या फिर आप हॉकी में देख लो, तो इनिशियली जो अटैक होते हैं वो बहुत हैवी अटैक्स होते हैं, क्योंकि आप एक फ्रेश आए हो तो इनिशियली अटैक है, तो इसको जितनी जल्दी रोका जा सकता है रोको। और जितना हमारा ये था कि हॉस्टेज सिचुएशन ना बन जाए, कैसे हॉस्टेज सिचुएशन बन गई तो हमारे हाथ से पूरी बाजी निकल जाएगी।
और होस्टेज बनाने के लिए वहाँ पर कौन कौन लोग थे, मतलब क्या कुछ लिस्ट ऑफ पूरा वीआईपीज भी थी? वीआईपी थे। हमारे आज के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे ज्यादा पैसे वाले अडानी जी उधर ही चैम्बर में फंसे हुए थे। उस वक्त ताज में थे अडानी, गौतम अडानी? यस, उनके मित्र Okay. थे जो दुबई पोर्ट के सीईओ थे, वो भी साथ में ही थे। बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज थी, वो वहीं थी। महाराष्ट्र के कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, वो फंसे हुए थे। अमेरिकन फंसे हुए थे काफी लोग। जर्मनी के बहुत लोग फंसे हुए थे, 2 सीनेटर फंसे हुए थे वहां पर जर्मनी के। हमारे 4 एमपी फंसे हुए थे उस जगह पर। अच्छा जी, जिस वक्त मुंबई में हमला हो रहा था? हाँ, चैम्बर में फंसे हुए थे सब। तो ये सब कुछ आप लोग को बताया गया था कि यहाँ कौन कौन लोग हैं? नहीं, ऐसा हमें कोई इनिशियली हमें नहीं पता। अच्छा। हमें ये था कि काफी हाई डिग्निटरीज हैं जो कि चैम्बर हॉल में फंसी हुई हैं 2nd फ्लोर पर, उनको निकालना है। तब हम फिर ताज का जो सिक्योरिटी मैनेजर था उसके साथ एक टीम बनी कि वो हमें डायरेक्शन दिखाएगा और हम वहां तक जाएंगे और लोगों को निकालेंगे। सो मैं उस बंदे की डेयरिंग को मैं अभी भी सलूट करता हूँ। बहुत बड़ी बात है जो वो मेरे आगे चलने लगा, क्योंकि सबसे आगे मैं था पॉइंट मैन। अच्छा, तो मुझे पॉइंट मैन नियुक्त किया गया उसके लिए। अच्छा, पॉइंट मैन मतलब? पॉइंट मैन मतलब सबसे पहले जो सबसे आगे जो चलता है टीम के अंदर। अच्छा, जो हम लोग देखते हैं कि पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि अब यहाँ रास्ता क्लियर है। यस, वही पूरा वही करता है, पूरा वही लेकर जाता है। सो यू वर दैट पॉइंट मैन? क्योंकि मैं कश्मीर में भी पॉइंट मैन रहता था। तो पॉइंट मैन तो सबसे मतलब यू आर द आई ऑफ द योर टीम। तुम ही उनकी आंख हो, तुम्हारी एक गलती पूरी टीम गई। और सबसे फोरफ्रंट पे भी हो। यस, वो तो आप सबसे पहले तो आप ही जाओगे ना। तो तभी मैं कह रहा हूँ, आपकी एक गलती और पूरी टीम गई, तो आप भी तो उसी में इन्वॉल्व हो ना। पूरी टीम में आप अलग नहीं रह सकते ना। यू आर द मेन पर्सन, यू आर द आई ऑफ द योर टीम। तो आपकी एक गलती पूरी टीम को ले जाएगी। तो एक जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है, उसकी जो इजिलिटी है बहुत अच्छी रहती है, उसके जो डिसीजंस हैं वो क्विक रहते हैं, उसको नियुक्त किया जाता है पॉइंट मैन। तो आप पॉइंट मैन थे जब ताज में हमला हो रहा था? ठीक है। तो मैं चलने लगा तो मेरे आगे फिर वो सिक्योरिटी जो मैनेजर था वो चला, सुनील कुडियादी आगे चल रहे थे वो? आगे चला। तो मैंने उसको रोका कि भाई गोली आएगी तो रोक नहीं पाओगे। वो तो निहत्थे होंगे। हाँ, वो निहत्था था। और मैंने कहा कि मैंने कहा कि हम आपकी लाइफ को दांव पर नहीं लगा सकते। आप पीछे आओ, अगर गोली चलेगी और गोली आएगी तो सबसे पहले गोली देश के लिए मैं खाऊंगा, आपको नहीं मरने दूंगा। गोली मैं खाऊंगा और मैं ही मारूंगा। अगर लगेगी तो मैं, और मारूंगा भी तो मैं। आप पीछे आइए और बताइए कहाँ जाना है हमें। तो ये कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ एक ही चीज लाती है, वो है आपकी सफल ट्रेनिंग, तैयारी आपकी, प्लस आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आता है आपके पूरा का पूरा जो जिस तरह का आपने बचपन गुजारा है। गट्स जो है ना, गट्स आपको सब कुछ दे सकती है स्पेशल फोर्सेस, लेकिन गट्स कहाँ से लाओगे? आपके हाथ में वेपन दिया जा सकता है, गट्स कौन देगा? तो गट्स आपके वो आता है, आपके खून से आता है। तो आप जा रहे हैं, अब अंदर घुस चुके हैं लॉबी की तरफ। अंदर घुसे, फिर हम 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे उनके कुछ ऑफिस थे, वहां पर हमने क्लियरेंस किया। वहां पर कुछ लोग ऑफिस में थे उनको निकाला वहां से। तो मैंने देखा ना, जैसे उस 2-3 बंदे थे, जैसे हम गन के साथ में, तो हर जगह पे गन चल रही है वहां पर आगे, तो ट्रिगर पे उंगली है, जैसे हमने कुछ भी साउंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम गन दे रहे हैं। तो एक बंदा तो कांप गया पूरा, गन देख के पूरा, आपको ही देख के डर गया? आपको देख के पूरा कांप गया बुरी तरह से। टांगे कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं उसके, ऐसे पूरा कांप रहा था। उसके जो पीछे थे वो तो बुरी हालत है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा अभी इसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैंने बोला कूल डाउन, काम डाउन यार, डोंट वरी, वी आर द स्पेशल फोर्सेस, डोंट वरी, वी आर हियर टू सेव यू, वी आर हियर टू सेव यू, वी आर हियर टू रेस्क्यू यू, आप जाओ, निकलो यहाँ से। तो जो डरावक और भयानक स्थिति थी उसको हमने देखा है भाई, किस तरह से लोग डरते हैं अपनी लाइफ को लेकर, क्या है। तो जब आप ये अंदर आ गए थे तो उस वक्त आपको क्या टेररिस्ट्स के एक्शन, उनकी बंदूक चलना या कुछ इस तरीके का? गोलियां चला रहे थे वो लोग? गोलियों की आवाज आ रही थी हमें। अच्छा, हमें पता चला था गोली ऐसी नहीं चलाएगा कोई भी टेररिस्ट, वो मारेगा ही किसी को, वो ब्लैंक फायर। ये सब साउंड्स आ रहे थे आपको, समझ रहे थे आपके हमला हो रहा है, चल रहा है कुछ, हम समझ रहे थे कि एक गोली का मतलब एक बंदा गया। तभी तो मैंने बोला कि हमें ये डर था कि कहीं हॉस्टेज सिचुएशन ना बन जाए और जितनी जल्दी हो सके हम पूरे होटल को खाली कर दें।
तो होटल खाली हो जाएगा तो फिर टेररिस्ट को मारना बड़ा इजी हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है कि इस तरह से नहीं कहाँ भागेगा, फंस गया। वो हम लोग इस बारे में विचार था, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी क्योंकि हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको फ़ोन किया और उन जो मंत्री जी ने उनको MP थे उन्होंने उनको बताया कि हम यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। लोकेशन उन्होंने बताई फ़ोन पर ही, और उसी चीज़ को जो इनके आका थे, जो हैंडलर थे, वो कराची में देख रहे थे और उनके पास सैटेलाइट फ़ोन था। वो वहीं से उनको गाइड कर रहे थे कि यार तुमने तो गजब कर दिया है, तुमने मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को मार दिया है। अब कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं जो कि हाई डिग्नेटरीज हैं, उनको जाकर आप अभी हॉस्टेज बनाओ। मतलब उस उस टेलीकास्ट से लाइव चल रहा था ना पूरा, टेररिस्ट को हेल्प मिल गई, बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी। इसीलिए रोल ऑफ मीडिया भी बहुत क्वेश्चंस में रहा था आफ्टर। वो तो क्वेश्चंस में तो हमेशा रहेगा, अभी भी क्वेश्चंस में रहता है। बायस्ड टाइप के जितने भी हमारे मीडिया चैनल हैं, 6th की किताब उठा के देख लो आप, NCERT की, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ कि मीडिया बायस्ड है। मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट की किताब कहती है, NCERT की 6th क्लास में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडियन मीडिया बायस्ड है। मैं नहीं कहता। आईना है हमारे लिए, कोई आईना नहीं है, बायस्ड है। बायस्ड हो गए तो आईना नहीं रहा। मीडिया आईना नहीं है, मीडिया पिलर नहीं रहा। जब मीडिया बायस्ड हो जाए, जुडिशरी बायस्ड हो जाए, गवर्नमेंट बायस्ड हो जाए, पुलिस बायस्ड हो जाए, तो पिलर नहीं रहा, वो दीमक हो गई। अगर मीडिया बायस्ड है जिस देश के अंदर, वो फिर घुन की तरह, दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खा जाती है। सच, ट्रू। हमको सोचना चाहिए देश में सब चीज। तो इस टेलीकास्ट से उनको पूरी मदद मिली। मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा उस व्यक्ति का, मुझे पता है वो नाम। हाँ, फिर तो फिर हम 2nd फ्लोर पे पहुंचे तो हमने देखा कांच और आधा दरवाजा लकड़ी का कांच से लगा हुआ था ऊपर। तो मुझे उधर से कुछ अफ्रीकन्स मुझे आते हुए दिखाई दिए। तो मैंने फिर नॉक किया दरवाजे को और मैंने आई कार्ड दिखाया उनको कि हम लोग हैं, आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो दरवाजा उन्होंने खूब खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाया क्योंकि दरवाजा ऊपर से लॉक किया हुआ था। शीशा था तो हमें दिख रहा था सब कुछ। तो फिर टेररिस्ट ने लॉक कर लिया था? नहीं, अंदर जो टीम थी, अंदर जो ताज का जो स्टाफ था, उन्होंने पूरी लाइट ऑफ कर दी थी चैम्बर की, और आसपास जितनी भी रूम्स की लाइट थी वो सब ऑफ करके उन्होंने चैम्बर को भी ऑफ कर दिया और लॉक कर दिया चैम्बर। ठीक है। लेकिन वो ये भूल गए कि आतंकवादियों के पास AK-47 है। शीशे में कितना एक बट मारोगे तो शीशा टूट जाएगा। लेकिन उस वक्त जो भी उन्हें समझ में आया, जो भी उनसे बना, जो भी उनको करना था उन्होंने किया। उसके बाद फिर हमारे जो टीम लीडर थे मेरे साथ में पीछे, उन्होंने कहा कि ये तो सेफ है, ये पीछे एक और रूम है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो मैंने उसमें एंट्री की, कमांडो वाली जो हम लोग करते हैं, पूरी एंट्री की। एंट्री करने के जस्ट बाद उन्होंने टाइप किया कि रुको, हम 4 ही लोग हैं। रूम कितना बड़ा हमें नहीं पता। अच्छा। ये जो हॉल है ये हमें नहीं पता कितना बड़ा है। सो एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ और 4 लोगों को लाता हूँ। तो हम 4 ही लोग थे पहले, 4 लोग ही ये सब कर रहे थे। अच्छा। तो फिर तो आप लोगों ने जो 16 लोग आए थे उसमें से 4 अलग-अलग बट गए, फिर अलग-अलग पूरे बट गए। उसके बाद फिर वो 4 लोग को लेकर आए, तो मैं वहीं पर उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था गन लेकर। तो जैसे आए उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो। तो मैंने एंट्री करनी शुरू की, तो एंट्री हो गई। उसके बाद 10 कदम मैं आगे चला तो मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज सुनाई दी राइट साइड से। तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं, 2 टेररिस्ट हैं यहाँ पर। एक्चुअल में वो चारों वहीं पर थे और वो उस जगह तक पहुंच चुके थे। और हमसे अगर CCTV देखोगे तो हमसे कुछ मिनट पहले, मतलब 30 सेकंड 45 सेकंड पहले ही हमसे वो पहुंचे। और जैसे उन्होंने हमारी जो आवाज़ है नीचे 2nd फ्लोर पर, हम फर्स्ट फ्लोर पे जब हम रेस्क्यू कर रहे थे तो उनको आवाज़ सुनाई दे गई। तो उन्होंने कोई अटैक ना करके साइलेंस पकड़कर बराबर वाले रूम में जाके छिप गए क्योंकि अंधेरा था वहाँ, जिस कमरे में अब आप एंटर हुए कर चुके हैं। तो उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, हम रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं।
क्योंकि लॉबी में रोशनी थी और रूम की लाइट सब ऑफ थी, हॉल की। हाँ। तो मुझे तो कुछ एकदम से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन साउंड सुनाई दिया तो मैं वहां पे सीज हो गया और वहां पर मैंने अपनी पोजीशन ले ली। आपको गन का गन की साउंड समझ आ गया? हाँ, तो मैंने अपने ट्रिगर पे उंगली लगा दी और मुझे पता है कि थोड़ी देर में मुझे दिखाई देने लगेगा। और सबसे अच्छी मैं आपको बात बताऊं अपने बारे में, पहले अंधेरे से मैं बहुत डरता था जब बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। और फिर धीरे 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 अंधेरे की ऐसी आदत पड़ी कि 10 में से 5 से 6 शॉट मेरे टारगेट पर लगते थे 100 मीटर से। अच्छा, आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली थी? प्रैक्टिस की हमने पूरी। मतलब आप लोगों को अंधेरे में भी शॉट करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है? यस। तो मुझे पता था कि मुझे एक हल्का सा भी, थोड़ा सा भी साउंड सुनाई देगा, कुछ भी अब सुनाई देगा तो मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं चला दूंगा गोली। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मैं कॉन्फिडेंस अंदर से था मुझे। और ये मतलब ये तो अब तो आपको सामने समझ आ गया है कि हाँ भाई ये यहाँ पर है, टेररिस्ट यहाँ है। अब जो मेरी इतनी तैयारी है वो यहाँ पर अब मुझे दिखानी है। बिल्कुल, ये आपका शौर्य है। अब आपका काम चालू उस समय दिमाग आपका सब काम कर रहा है, सब दिमाग काम करता है आपका। तो मैंने बताया ना कि दिमाग ही सब कुछ है यहाँ पर। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, मेंटली आपको सारे डिसीजन आपको वहीं से लेने हैं और आप इमोशनल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आपने शॉट नहीं किया पहले? मुझे पूरा दिखाई देगा तब मैं शॉट करूंगा ना। हवा में शॉट नहीं कर सकते आप कुछ भी, ऐसे ही नहीं चला सकते। जब तक आपको कोई दिखेगा नहीं तो गोली कैसे चलाओगे? क्या पता उन्होंने अपने सामने किसी को बिठा रखा हो, मुंह बंद करके किसी को हॉस्टेज किया हो, तो ऐसे गोली नहीं चला सकते आप। तब मैं बैठा और मैं सैचुरेट कर रहा था अपने आप को। तब तक मुझे फ्लैश दिखाई दे गया वहां से, गोली चली वहां से, तो फ्लैश दिखाई दिया। तो जैसे ही फ्लैश दिखाई दिया मैं समझ गया गोली चल गई है। तो मैंने अभी अपनी ट्रिगर प्रेस कर दिया। अच्छा। तो 3-4 गोली चली होंगी मेरी और उसके बाद मैं गिर गया हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद में। आपको गोली लग गई? गोली लग चुकी है, मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे तो होश तब आया जब गरम गरम ब्लड गर्दन के पास से निकलना शुरू हुआ और जो जलन थी गोली की वो महसूस हुई। उसके बाद मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि यार बच गए। पहला शॉट है, हेड शॉट आया, ये बच गया हूं। अब उस दर्द को संभालना था। और ये होश कितनी देर में आया होगा आपको? ये नहीं पता, तो पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है। हाँ, घड़ी मेरी बंधी हुई थी हाथ में, वो मैंने पॉकेट में रख ली थी खोलकर। जो घड़ी थी मेरे पास में वो मैंने पॉकेट में रख ली थी। मोबाइल था वो भी मैंने स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट में डाल दिया था। आई कार्ड मेरे पॉकेट में रखा हुआ था। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन अब देख ही नहीं सकते कुछ भी। और टीम सारी बाहर भाग चुकी थी पूरी। तो मैं जब मेरी आंख खुली तो पहले तो थैंक यू, फिर मैंने अपने बड्डी को ढूंढना शुरू किया। बड्डी कहाँ है, क्योंकि वही आपका सब कुछ है वहां पर। तो बड्डी वहां पर था ही नहीं। तो दूसरी बात ये समझ में आई, पहली बात गोली लग चुकी है, हेडशॉट है। दूसरा, ये लड़ाई अब मेरी है, अकेले की है। मतलब जब आपको ताज होटल में गोली लगी आतंकवादियों की, उस वक्त आपके साथ जो और 7 लोग साथी मौजूद थे वो वहां फिर नहीं रहे। वो वापस बाहर निकल गए रूम के। और उनको ये तो पता ही चल गया होगा कि हमारे साथी को गोली लगी है? नहीं, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर, वो थे ही नहीं मेरे साथ में। मेरे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं कि मैं बता सकूं कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। बट एंटर तो आपके साथ ही हुए थे ना? एंटर तो मेरे पीछे ही रहेंगे ना वो। अच्छा, वो मेरे पीछे ही रहेंगे ना। तो वो अभी घुस ही नहीं पाए थे उसके पहले? ही सब मेरे साथ में ही थे पहले साथ में थे। हाँ। फिर गोली चली। 1 हैंड डिस्टेंस रहता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, 1 हैंड डिस्टेंस रहता है एक का। और वो टेररिस्ट आपके पास नहीं आए कि दोबारा मारने के लिए, या फिर? यहाँ पे तो शुरू होता है दूसरा पार्ट अभी। अच्छा। कि मैं बस, अब मुझे दर्द, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने कारपेट में पूरा मैंने जकड़ लिया पूरा कारपेट को। ये जो आपके लेफ्ट साइड में गोली लगी है? पूरा उखड़ गया था पूरा। तो कारपेट ये लग चुकी थी पूरा। हाँ, तो कारपेट एरिया था, पूरा कारपेट है, पूरा कारपेट को मैंने जकड़ लिया पूरा, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है। और मैं अगर कोई भी साउंड करूंगा तो टेररिस्ट को पता चल जाएगा कि इसको गोली लग चुकी है और इंजर्ड है। तो इसलिए मैंने कोई साउंड नहीं किया। सब दर्द को मैं पीता रहा और कारपेट में उसको शिफ्ट करता रहा। फिर मैंने अपने वेपन को संभाला और देखा कि कहां पर मैं कवर ले सकता हूं। अभी निकल तो सकते नहीं हो यहाँ पर अभी। तो मैंने देखा कि एक सोफा है और दीवार के बीच में थोड़ी जगह है। तो मैं वेपन को थाई पे रखा और धीरे धीरे खिसक के लेटे ही उस जगह पर मैंने अपनी
जगह पर जाकर मैंने अपने को कवर दिया। हम्म। फिर वहाँ पर मैंने देखा अपने कितना इंजर्ड हूँ मैं। तो पूरा हाथ मेरा खून में गीला हो गया और देखा कि पूरा मांस का लोथड़ा यहाँ पर लटका हुआ है, पूरा पूरा कान उखड़ गया है। भगवान को धन्यवाद कहा कि जिंदगी बच गई, लड़ाई अभी बाकी है, एक मौका मुझे मिल गया है यहाँ पर। अगर 1 mm भी गोली राइट साइड की तरफ होती तो हेडशॉट था और वहीं पर मैं खत्म हो चुका होता, वहीं पे मेरे चित्र के ऊपर हार टंग चुके होते। कितनी ही दूरी है? mm, 1 mm बस। फिर मैंने दोबारा फायरिंग शुरू की उनके ऊपर और करीब करीब हम 30 मिनट तक हम लोग आपस में फायरिंग करते रहे। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जिसको मैं टीम को बता पाऊं मैं जिंदा हूं। कोई कम्युनिकेशन कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो जब मेरा कुछ नहीं बस चला तब मैंने लाइव ग्रेनेड निकाला और ये सोचते हो कि अब जिंदगी यहाँ पर खत्म होती है। एक सैनिक यहाँ पर अपनी आहुति देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उसके अलावा वहां पर वो छिपे हुए हैं, उनको गोली मार नहीं सकता हूँ। टीम का कोई अंदर नहीं आ रहा है, मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं, क्योंकि धीरे 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 आपको जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ग्रेनेड फेंकने के अलावा। और ग्रेनेड जब मैं फेंक रहा हूं तो 10 मीटर की डिस्टेंस हमारे आसपास है पूरा, दोनों के बीच। फेंकने का मतलब तो खुद की जान को आप जोखिम में डाल रहे हो। तो लेकिन होता है कि एक देश के लिए अपनी आहुति देना, शहादत देना, कि अगर मैं मर रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके साथ में जा रहा हूं। तो फिर मैंने ग्रेनेड से उनके ऊपर हमला किया। फेंक दिया आपने? ग्रेनेड की पिन निकाली और मैंने ग्रेनेड फेंका। तो उसके बाद फिर 2 साउंड मुझे ग्रेनेड के सुनाई दिए। तो मैं समझ गया कि बिल्कुल ग्रेनेड बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जाकर गिरा है जहां पर वो बंदे हैं, टेररिस्ट छिपे हुए हैं। नहीं तो रोल होता तो फिर उसके अलग साउंड आता है। तो 2 साउंड मुझे सुनाई दिए उसके, तो मतलब रुक चुका है वहीं पर जहां पर मैं चाहता था, वहीं पर गिरा है। तो मैं 10 काउंट करने लगा कि अब फटेगा, अब फटेगा, अब फटेगा। वो ग्रेनेड ही नहीं फटा, क्योंकि वो इंडियन मेड था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने जो ग्रेनेड फेंका वो फटा ही नहीं। वो फटा ही नहीं? फटा ही नहीं। अगर वो फट जाता तो एनएसजी की जरूरत ही नहीं थी ताज के अंदर। एनएसजी की कोई जरूरत नहीं थी। 4 आतंकवादी वहां पर खत्म हो चुके होते और मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठकर पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता। नहीं फटा। हम कहते हैं ना इंडियन बैठकर मुझे बड़ा गुस्सा आया उन साइंटिस्ट के ऊपर कि जो ये ग्रेनेड बना रहे हैं, कि मैंने अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नहीं फटा। और उनको तो पता चल गया होगा कि फेंका? बिल्कुल पता चलता, सब कुछ पता चलता है। तो आपके लिए तो ये मतलब मैं तो और ही खतरनाक सिचुएशन हो गई। और भी खतरनाक सिचुएशन है फिर। तब तक इसके बाद मेरी जो टीम थी उन्होंने सोचा तेवतिया तो अंदर मर चुका है, तेवतिया जी तो शहीद हो गए हैं अंदर। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने टीयर गैस अंदर ठोक दी। टीयर गैस का जो सेल था वो मेरे पास में आके रोल होता, वो मेरे पास ही आके गिरा। और जैसे ही वो सफोकेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैं ही इन्वॉल्व हूं उसमें। ऑक्सीजन तो मेरी कट ऑफ होगी सबसे पहले। आंखों से पानी जाने लगा। खांसी जैसी मैं खांसा तो उन्होंने सीधा बर्स्ट में पूरा फायरिंग की उन्होंने। तो मैं समझ गया कि अब जो एक चांस थोड़ा बहुत था बचने का, तो वो तो अब भी नहीं है। अब क्या कर सकता हूं मैं? तो प्लान ए और प्लान बी हम लोग कहते हैं कि अभी आप डिसाइड करिए कि आपको शहीद कैसे होना है, या बैठे बैठे या फिर एक सैनिक। शहीद कैसे होना है? शहीद कैसे बचने का तो चांसेस नहीं है, खत्म हो चुका है। अब कोई लाइफलाइन नहीं है केबीसी की तरह आपके पास में, कोई लाइफलाइन नहीं है। अब आप डिसाइड कीजिए कैसे आपको मरना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि खड़े होकर मैं गोली चलाऊंगा इनके ऊपर, और अपनी डेड बॉडी या फिर अपने वेपन इनके हाथ ना लगे, इसलिए मैं बाहर की तरफ में भागूंगा। ये डिसाइड मैंने किया, क्योंकि वेपन उनको मिल जाता और मैगजीन मिल जाती उनको, तो वो तो सबसे पहले वो ही निकालते हैं टेररिस्ट आपके पास से। जो डेड बॉडी है वो आपका वेपन ले लेंगे और आपकी मैगजीन ले लेंगे, और कंफर्मेशन शॉट आपको पहले मारेंगे, उसके बाद सारी चीजें निकालेंगे। तो मेरा ये था कि टेररिस्ट के हाथ ये वेपन और ये मैगजीन इनके हाथ ना लग जाएं। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ से मैं
खड़े होकर गोली चलाऊंगा और बाहर की तरफ जाऊंगा, दरवाजे की तरफ। फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने हिप पे वेपन लिया और मैंने फायरिंग शुरू की उनके ऊपर, स्विप किया पूरे एरिया को। तो उस स्विप में एक टेररिस्ट को मेरी गोली लगी जो कि मर गया था फिर वो बाद में। तो एक टेररिस्ट को मारने का जो श्रेय है उसे मुझे मिला। तो उन्होंने मेरे ऊपर बस्ट में पूरी फायरिंग की, जिनमें 4 शॉट और मुझे लगे फिर, जो कि एक जो शॉट था वो चेस्ट के आर पार निकला। पता चल गया था कि गया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ समझ में आ गया था कि ऐसा लगा जैसे चेस्ट में ना किसी ने बहुत बुरी तरह से ठोक दिया और सांस आना बंद हो गया था। चेस्ट में गोली लग गई, चेस्ट के आर पार पूरा, लंग्स पूरा डैमेज हो गया, लंग्स पूरा लेके चली गई गोली, 4 रिब्स टूटी उसमें। तो जब मैं दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहा तो मेरी टीम ने मुझे आगे खींच लिया फिर। और मुझे याद है कि मैं लॉबी में वहाँ पर एक ना एक स्प्रिंग की तरह मैं गिर रहा हूँ। ट्रिगर पे मेरी उंगली है और गोली वहाँ पर चली है जो कि आज भी उस लॉबी में उसका निशान, ताज की लॉबी में इन्वॉल्व, अभी भी उसका निशान है ताज में, जो मुझे याद है कि मेरे वेपन से गोली चली है, नीचे की तरफ गोली चली है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। फिर जब मुझे लेकर आया गया लॉबी में नीचे बाहर गेट पर, तो कैमरे की जो लाइट थी वो मेरे आंखों पे पड़नी शुरू हुई। तो एकदम दोबारा मुझे कॉन्शियसनेस आई। मीडिया के कैमरे थे तो मुझे कॉन्शियसनेस आई। तो मैंने वही, मेरे हाथ में वेपन था तो मैंने हाथ को उठाने की कोशिश की, हाथ नहीं उठा पाया। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि लंग्स पे ही गोली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने अंदर। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में डालने के बाद एक हमारे मार्कोस थे जो मुझे बार बार कह रहे थे कि तेवतिया ब्रीथ करो, तेवतिया ब्रीथ करो, तेवतिया ब्रीथ करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रीथ करने की, कोशिश कर रहा हूँ मैं सांस लेने की, लेकिन सांस रुकता ही नहीं था। सांस ले रहा हूँ निकल जा रहा है, सांस ले रहा हूँ निकल जा रहा है। उसके बाद जब हॉस्पिटल अश्वनी में पहुंचे तो वहाँ पर एक मेडिकल असिस्टेंट कोई थे, तो वहाँ पे मुझसे पूछने लगे नाम क्या है, नाम क्या है। तो फिर आखिर में मैंने यही कहा कि तेवतिया हूँ। और फिर लास्ट जो था कि अब नहीं रहा जा रहा, कि मैंने कहा कि अब मैं मर रहा हूँ। तब उन्होंने जो मेरी जो ड्रेस थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह सारी उतारी, ड्रेस को फाड़ा। तब जब उनको पता चला कि जब चेस्ट से ना एक फाउंटेन निकल रहा था पूरा, और पूरी डिस्पेंसरी में पूरा ब्लड ही ब्लड था। फिर उसके बाद में फिर मुझे ओटी वगैरह में लेकर गए। मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है। जब मैंने ये बोला कि मैं मर रहा हूँ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर शाम को मेरी आँख खुली तो मैं आईसीयू में था। कुछ बोल ही नहीं पा रहा था मैं, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं कुछ कह पाऊँ। बस देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पर पड़ा हूँ। पूरा दर्द ही दर्द है, अब तो बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा हूँ मैं। उसके बाद जब ये आपको एक गोली लग गई और इस स्थिति तक लग गई कि मतलब आपकी चेस्ट में, मतलब लंग्स में गोली लग गई, तो फिर कैसे आपके आगे का ट्रीटमेंट कैसे हुआ? 19 दिन मैं आईसीयू में रहा और उन्होंने बोला कि एक बार घर पे बात करो। तो मैंने घर पे बात की। भैया मेरे छुट्टी पर थे तो उनको मैंने फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कुछ चोट लग गई है, आप फटाफट आ जाओ। तो आए मेरे पास में और उन्होंने देखा। तो फिर उनको बताया डॉक्टर्स ने कि 3 से 4 दिन का मेहमान है बस ये। डॉक्टर्स ने बोल दिया था? हाँ, बोल दिया था कि बचेगा नहीं है। सब मतलब ये जो 4 गोलियां लगी थी इनमें से सबसे खतरनाक चेस्ट के आर पार है। लंग्स ही पूरा फट गया था, आर पार हो गई थी। आर पार है पूरी, रिब्स टूटी 4, लंग्स पूरा डैमेज हो गया। तो उनको बोल दिया कि 3 से 4 दिन का मेहमान है, इससे ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि लंग्स ख़त्म हो चुका है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी आपके साथ जो 7 लोग थे और वो तो सेफ थे पूरे, वो सेफ थे? हाँ, पूरा सेफ थे। उन्होंने आगे ऑपरेशन कंटिन्यू किया था? 8:30 बजे फिर एनएसजी आ गई थी।
उन्होंने उनको जो वहाँ पे लोग थे हम्म 185 लोग थे उस रूम के अंदर, हम्म तो उनको सबको वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला। और उसके बाद फिर तब तक एनएसजी आ गई थी, एनएसजी ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। तो आपको ये सब कुछ जानकारी दीजिए, मतलब आपको ये सब आपकी मेमोरी में था कि आप कहाँ गए थे, क्या क्या हाँ, वो था, मुझे वो सब सब आप? याद था। अच्छा। सब चीज़ें पता थी मुझे, क्या हुआ कैसे हुआ सब पता था। उस रूम से एक रक्षक बैग मिला जिसमें करीबन 500 AK-47 के राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, उनके ड्राई फ्रूट्स थे और फॉरेन करेंसी थी, टेररिस्ट का बैग होगा क्रेडिट वो। कार्ड थे। हाँ, उस बैग वहाँ पर बैग छोड़कर भाग गए थे वो, तो वो बैग मार्कोस को मिला। तो बहुत बड़ी चीज़ थी, 500 AK-47 के राउंड रिकवर करना उस रूम से। बड़ी तैयारी के साथ। तैयारी के साथ में थे वो, तो डोम को गिराना चाहते थे, इंडिया के प्राइड को गिराना चाहते थे। वो तो डोम पर लगे हुए थे, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें तो अच्छा डोम से अच्छा टारगेट मिल गया है, हाई डिग्नेटरीज मिल गई, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ और वहाँ से फिर आराम से अपनी डिमांड करना। तो सिचुएशन वहाँ जाके बदल गई थी ना उनकी, उनको लगा कर सकते हैं, और तो करने वाले थे। अगर मार्कोस वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचते तो ये चीज़ हो चुकी होती और देश की नाक कट चुकी होती। आपके ही देश में आपकी ही स्पेशल फोर्सेस, आपके ही बिल्कुल आर्मी तो बराबर में ही है ना वहाँ पे। हमसे पास तो आर्मी थी, हम तो दूर थे, लेकिन ये ऑपरेशन मार्कोस को दिया गया। स्पेशलाइज्ड थे हम लोग इस चीज में, हम सीक्यूबी के स्पेशलाइज्ड हैं। एनएसजी जब तक आप लोग को क्यों पहले भेजना पड़ा? क्या एनएसजी हर जगह मौजूद नहीं होती है? एनएसजी पहले यहीं पर थी, मानेसर में ही थी, और उसको आने में टाइम था। तो जो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर थे RR पाटिल जी, उन्होंने फिर नेवी से रिक्वेस्ट की, बेदी जी उस समय पे CNC थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें मार्कोस चाहिए, मार्कोस को भेजो। विदाउट एनी परमिशन, PMO की बिना परमिशन के, राष्ट्रपति की बिना परमिशन के हम ताज में एंटर कर रहे हैं। कोई कागज का टुकड़ा हमारे पास नहीं आया, कोई अप्रूवल नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था ऊपर से, दिल्ली से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था हमारे पास। सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल पे मार्कोस ने ऑपरेट किया, मुंबई को बचाने के लिए, ताज को बचाने के लिए, हमारे देश की नाक को बचाने के लिए। और हमने जो भी कुछ किया अपने देश के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। तो जब आपकी आंखें खुली, जब आपको होश आया ये कि ये मेरी स्थिति हो गई, मैं ICU में हूँ, उस वक्त आपके पास में कौन से आपके अधिकारी, कोई लोग मौजूद थे? मेरे CO तो आए नहीं कभी मुझे देखने। आपके कमांडिंग ऑफिसर नहीं कभी नहीं आए। मैं कभी नहीं आए हॉस्पिटल मुझे देखने। यूनिट का क्या रिएक्शन था? यूनिट तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं जिंदा रहूं। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द मार्टर्स, और सब चीज़ें, तैयारियां चल रही थी, वहाँ पे मरने वाला है। नहीं, मतलब वो अनजान थे इस चीज़ से कि उनको डॉक्टर्स ने बता दिया था कि मरने वाला है, तो रीथ लेंग की तैयारियां थी उनकी, तो पूरी ड्रेस वगैरह तैयार होनी थी सबकी कि अब मरने वाला, मरने वाला, मरने वाला है। और मरने पर ही तो नाम होता है, मरने पर ही ग्लोरी मिलती है। जिंदे को आज तक किसको ग्लोरी मिल रही है? यहाँ पर जिंदे आदमी को कौन सलूट मार रहा है? पुतलों को सलूट मार रहे हैं सभी, देख लो पूरे देश में पुतले बने हुए हैं हर जगह पर, उनको सलूट मार रहे हैं लोग। जब तक सूरज चांद रहेगा, फलाने फलाने तेरा नाम रहेगा, यही होता है इस देश में। उसी की तैयारियां थी, पर ईश्वर को मंजूर नहीं था शायद। अगर आप आज मुझसे पूछते हो तो मेरे लिए वो सबसे अच्छी मौत थी, उससे अच्छी मौत हो ही नहीं सकती। आप देश के लिए काम करते हो, मर रहे हो, तो वो तो आपने बचाई ना लोगों की जान। लेकिन अगर आपको इतने तक गए, अगर वो चीज़ नहीं हो पाई, मैंने तो पूरी कोशिश की लोगों को बचाने की, सब चीज़ें करने की, लेकिन जो बाद के जो संघर्ष है ना, उनसे इंसान टूट जाता है पूरी तरह से। मतलब आप उन संघर्ष की बात कर रहे हैं जो इस घटना के बाद जो हुए, मेडिकल से लेकर आपके सारे सब चीज़ें, आपके बिना कभी टीम पूरी नहीं होती थी, अब आप कुछ भी नहीं हो उनके लिए। आप फुटबॉल टीम में स्ट्राइकर हुआ करते थे, अब आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, सिर्फ अब ताली बजा सकते हो। अब एक बोझ बन चुके हो उनके लिए, क्योंकि अब आपके मेडिकल और बाकी सारी चीज़ें होंगी, आपके लिए अलग अलग लेटर बनाने पड़ेंगे, कुछ बनाना पड़ेगा, ये वो सब चीज़ें चलेंगी आपकी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी यूनिट में मेरा अभी तक साइटेशन नहीं है।
जो मुझे शौर्य चक्र मिला, उसका साइटेशन यूनिट से गया ही नहीं कभी। मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे शौर्य चक्र मिला मुझे नहीं पता। मतलब जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन यूनिट से कभी नहीं गई। आपकी यूनिट की तरफ से आपके शौर्य चक्र की रिकमेंडेशन ही नहीं गई? रिकमेंडेशन नहीं गई। तो आपकी इस चीज को रिकॉग्नाइज कहीं और से किया गया? पता नहीं मुझे नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? कुछ नहीं पता मुझे। मैंने बोला ना ईश्वर। नहीं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस चीज को इस देश में बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मौत को, कि शहादत की बात करते Yes, हैं, exactly. आर्मी की बात लाखों लोग आ करते जाएंगे हैं, आपकी फोर्सेस की Yes, बात yes, करते yes, हैं, है yes. ना, टीवी डिबेट प्राइम टाइम से लेकर के लोगों के डिस्कशंस हमें का तो भी जो कभी नहीं हिस्सा बुलाते होता है। प्राइम टाइम्स में इस जगह पर। हम तो धो दें सबको। क्या कर रहे हो आप? ये सब क्यों ड्रामा बना रहे हैं उनकी शहादत को? आप एक सैनिक अपना काम कर रहा है, आपको जो करना चाहिए वो करिए आप। सैनिक की बहादुरी पर, सैनिक की शहादत पर आपको किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में किसी को भी अधिकार नहीं है उसके ऊपर बोलने का। प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार नहीं है उसकी शहादत पे। उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती जिसने देश के लिए गोली खा ली। तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो इतना ग्लोरिफिकेशन है ना, इतना मरने के बाद है ना सब ड्रामा तो जब करते थे। आपने सामने से गोली खाई तब उसके बाद क्या स्थिति थी? जो व्यक्ति एक ताज होटल में घुसता है, उसको पता है कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, वो जाता है पॉइंटमैन के तौर पर, अंदर उसको गोलियां लगती हैं, उसके चेस्ट में बुलेट लगा हुआ है, जब वो जिंदा बच जाता है तो वो क्या होता है? मतलब वो मैं समझना चाहता हूँ। एक कान उखड़ गया, हियरिंग चली गई, दर्द, आप फाइनेंशियली टूटे, फिजिकली टूटे, मेंटली टूटे, साइकोलॉजिकल टूटे, हर जगह से तो टूट चुके हो। अभी आप बचा क्या आपके अंदर? अपने आप को ढूंढता रहा मैं बहुत दिनों तक। तो उस मार्कोस के साथ था कौन? कोई नहीं था, वो अकेला ही था। हर समय वो अकेला ही रहा। फिर उसने पूरी यात्रा अकेले की। फिर उसके बाद में हर जगह पर वो अकेला खड़ा रहा, उसके साथ कोई नहीं खड़ा रहा। फिर कोई नहीं खड़ा रहा? आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ। आज तक कोई नहीं आया कि चलो हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम आगे बढ़ो। कोई नहीं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पर जो व्यक्ति काम करता है, इस तरह करता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपको कोई बड्डी नहीं होता है उस समय। फिर बड्डी वही है, वहीं तक, गोली लगने तक ही आपकी बड्डी है। आपकी डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए बड्डी है, आपके माँ बाप को सांत्वना देने के लिए बड्डी है, आपके माँ बाप को तिरंगा देने के लिए बड्डी है। बस उसके बाद आपके घर जाकर कोई नहीं देखेगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ? क्या वो समझ सकता हूँ कैसे? मेरी जो डिप मनी थी वो चली गई, क्योंकि मैं गोताखोर था। लंग्स डैमेज हो गया तो मैं डाइविंग नहीं कर सकता। डाइविंग की जो डिप मनी थी वो चली गई, 18 से 20 हज़ार रुपये महीना। अच्छा, जो एक तरीके का अलाउंस होता होगा। अलाउंस अलग होता है, डिप मनी होती है जो आप डाइव करते हो, पर मंथ का आपको मिलता है, एडिशनल क्लेम करना पड़ता है। ओके, क्लेम करना पड़ता है। तो चला गया। तो मतलब आपको कोई आउट ऑफ सर्विस जा करके प्रमोशन या इस तरीके की चीजें तो और नहीं? मेरे रोक दिए गए क्योंकि मुझे गोली लग गई। जिस यूनिट का सीईओ अपने बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल ना जाए तो क्या समझा जाए? तो ये क्या जानबूझ कर कैसे मुझे किया नहीं गया? पता। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट मैं एक ह्यूमन होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरी बड्डी से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। चले गए। मेरी सीईओ से जो था उससे कोई कंप्लेंट नहीं है। जो लोग इस देश में अभी काम कर रहे हैं, सत्ता पर बैठे, उनसे भी कोई कंप्लेंट नहीं है। पहले जो थे सत्ता में, उनसे भी कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने अपना काम किया, कोई कंप्लेंट नहीं मेरी आज तक। ना मैंने कोई कंप्लेंट की इस तरह की कोई कहीं पर। हाँ, मेरा लॉस हुआ, मैं सब जगह से टूटा। मैंने अपने आप को सेल्फ बिल्ड दोबारा खड़ा कर दिया। देखो आज। प्रवीण जी, आप जब ये बोल रहे हैं कि मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है, ये बहुत ही मॉडेस्ट अप्रोच है। मुझे कोई कंप्लेन लेकिन ये मतलब ये आप कुछ मांग नहीं रहे हैं तो बहुत बेसिक है ना। मतलब ये तो एक इज्जत देने वाली बात है। डिग्निटी और ये तो हाँ, वो भी नहीं चाहिए मुझे। अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे। आउट ऑफ एंगर या आप ये बोल रहे हैं या अंदर मेरे ना एंगर है, ना अंदर कोई ऐसी कोई ज्वलंत वाली चीजें हैं कि मेरे अंदर है कि देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आगे के बारे में मैं बात करता हूँ कि मैं क्या क्या चीज बदल सकता हूँ अपने माध्यम से, ना कि मैं अभी 26/11 पर बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है, हो गया खत्म। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, और ये पता होना चाहिए, ये पता देश को होना चाहिए कि ऐसा हुआ। कि महज ग्लोरिफिकेशन करने से नहीं काम बनेगा, उसके साथ आ रही चुनौतियां भी हमारी हैं। यस, तो तुम्हारा बेटा है वो। तुम्हारी जगह अगर मेरी जगह उनका बेटा होता तब
मेरी जगह सीईओ का बेटा होता तब, मेरी जगह प्रधानमंत्री का बेटा होता तो, मेरी जगह डिफेंस मिनिस्टर का बेटा होता तब, मेरी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा होता तब नहीं जाते देखने। कोई रक्षा मंत्री नेता कोई नहीं, कोई नहीं आया कोई नहीं। देखने एक चपरासी आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपको? और 50,000 का चेक लाया, और मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो उसने बोला तुम यहाँ सो रहे हो, मुझे 2 घंटे हो गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 50,000 का चेक लाया हूँ, फटाफट लो। हमने वो चेक लिया और उसके मुंह पे दे के मारा हमने, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा चेक नहीं चाहिए, तुम्हारा डीएम कहाँ है, तुम्हारा सीएम कहाँ है, तुम्हारा एसपी किधर है। एक चपरासी को भेजा एक सोल्जर के लिए कि जाओ 50,000 का चेक देकर आ जाओ। क्या मैं 50,000 रुपए के लिए काम कर रहा था? पर मेरा देख, मेरा कितना लॉस हुआ है, मेरा भविष्य पूरा बर्बाद हो चुका है, मैं शून्य से भी नीचे पर हूँ, माइनस में खड़ा हूँ आज मैं, और तू ये 50,000 चेक ला रहा मेरे लिए बताने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट तुम्हें 50,000 दे रही है? किस लिए दे रही है? मैंने भीख मांगी है क्या? आई एम नॉट बैगर, आई एम ए वॉरियर। पैसे के लिए काम नहीं करता हूं मैंने देश के लिए काम किया है और देश के लिए करेंगे, पैसे के लिए नहीं। ले जाओ ये चेक यहाँ से, अपने डीएम को दे देना और अपने सीएम को बता देना मेरा ये। और कर पैसे से करेज खरीदा जाता तो हर जगह पर खरीद खरीद कर तो सारे लोग रख लेते ना। करेज को खरीदा नहीं जा सकता, वैल्योर को खरीदा नहीं जा सकता। आप करोड़ों रुपए रख दो, नहीं खरीदा जा सकता। ये आपके अंदर है, देशभक्ति है, नेशनलिस्ट हूं मैं, और नेशनलिस्ट ही मरूंगा, इस देश के लिए काम करते हुए मरूंगा। ये Yes. उस दिन ताज के अंदर जो आपने ये लड़ाई लड़ी आतंकियों से, इसके लिए आपको फाइनेंशियली 50,000 रुपए दिए गए थे? नहीं, मैंने वापस दे दिए। नहीं लिया आपने? नहीं लिए मैंने, आज तक नहीं लिए? नहीं। इवन जब कोरोना हुआ तो मैंने 2 लाख रुपए अपने मेडल ऑक्शन करके पीएम केयर में दिए हैं। अपने मेडल ऑक्शन किए और 2 लाख रुपए पीएम केयर में दिए मैंने। आप 50,000 की बात कर रहे हो, मैं तो देश के लिए बोलता हूं, क्या करना है बोलो। जब ये इलाज हो रहा था, आप बता रहे हैं 19 दिन आप आईसीयू में रहे, तो आपके यहाँ से, आपके डिपार्टमेंट से, आपकी टीम से कोई मेरे पास में नहीं आपके था, अधिकारी कोई नहीं आया? आए जाए, आए गए वाली बात है, तो आए देखने आए, ठीक है। मेरे साथ में कोई नहीं था। यू आर अलोन? मेरे भाई रहे, भाई? जब तक मैं आईसीयू में था तब तक मेरे भाई रहे। फिर उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी, तो फिर जब मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ, फिर वो भी चले गए। तो आप अकेले थे? अकेला था मैं पूरा। योद्धा हमेशा अकेला ही होता है अपने मैदान में, युद्ध के मैदान में। और ये जो लड़ाई जो मैंने लड़ी है ना अब तक 16 साल से, मुझे अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया है ना कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। मैं तो सोच करके ही एक क्या बोलूं, तो जो चीजें हुई हैं मैंने उनको सबको एक्सेप्ट किया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। डिसरेस्पेक्ट मैंने खूब एक्सेप्ट की, एक्सेप्टेड फैक्टर थे सब, मैंने एक्सेप्ट करता रहा कि ये मेरा ही नियति है, आने दो आने दो, करते रहो। मेरे जूनियर सीनियर बन के मुझे उनको सर बोलना पड़ता था फौज में। आपके जूनियर सीनियर बन गए क्योंकि मेरे प्रमोशन रुक गए, तो मेरे सीनियर बन गए, तो उनको सर बोलना पड़ता था। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे जब आप ये हमला हुआ, उसके बाद आप क्या मेडिकली अनफिट हो गए? मेडिकली अनफिट हो गए। तो आप तो मार्कोस थे और हर जगह पर, जैसे आपने पॉइंट मैन बताया, आप आगे थे, हर जगह पर आगे थे। फिर उसके बाद जब आपने यहाँ से ठीक होने के बाद फिर से अपनी यूनिट ज्वाइन की होगी, तो यूनिट ज्वाइन होने के बाद आप स्थितियाँ बदल गई, तो जो बदली हुई स्थितियाँ थीं वो क्या थीं? उसमें मैं कहीं पर था ही नहीं, एक बोझ था मैं उनके लिए, पूरे सिस्टम के लिए मैं बोझ था, उससे ज्यादा उनके लिए मैं कुछ नहीं था। फिर तो मैं जूनियर था, सिपाही था मैं तो मुझे बोला गया कि झाड़ू पोछा मारो, तो मार ही नहीं सकता था मैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, एक हाथ से घास ही फाड़ो, तो मैं घास ही फाड़ता था। फिर वो, और ये जैसे आप बता रहे हैं इसी तरीके से आपको यस, उसमें क्या लगे, वहां पर जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। यहाँ पर घास फाड़ी, किसी तरीके का ऐसा रिकॉग्निशन नहीं था आपकी यूनिट में कि इस बंदे ने नहीं, और कहा कि गोली खा कर आया, तो गोली लग गई इसको।
और मुझे बोला गया यू आर द मैन कल्प्रिट, यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप अवर ग्लोरी। व्हाट? यही है यहाँ पे, यू आर द मैन कल्प्रिट। मार्कोस को ग्लोरी मिली कब है? 26/11 में मार्कोस का नाम कब था? तो मैं रिटायर्ड होकर आया हूँ, फिर मैंने मैराथन्स किए हैं, बड़े बड़े आयरनमैन किए हैं, उसके बाद लोगों को पता चला कि 26/11 में मार्कोस का भी पार्ट था और वो मैन पार्ट था जिसमें अडानी जैसे लोग सरवाइव किए, जिनको रेस्क्यू किया गया। किसी को नहीं पता है अंदर की स्टोरी, किसी को नहीं पता थी। सब एक ही बात को रट्टा मार के NSG 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 अरे भाई, नींव किसने रखी? अब नींव के ऊपर बिल्डिंग बनाते रहो, ईंट पे ईंट जोड़ते रहो, उससे क्या फायदा है जब नींव ही कमजोर थी? नींव का काम तो हमने किया। आप तो आ रहे हो 8:30 बजे सब चीजें करने के लिए, 200 लोग शामिल होकर, और हम कितने थे? सिर्फ 4 और 4 4 8 लोगों ने वो काम कर दिया। अब बचा ही कौन है? वो तो बच गए मरने से। वो तो अगर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो मैं ही मार देता उनको। तो आप फिर पहुंचने के बाद यूनिट घास काट रहे हैं, घास फाड़ रहे हैं बस। और उसके पहले इस घटना के पहले आप क्या करते थे? मैं मैन था उनमें, हर जगह पर मैन था मैं। ऑपरेशंस देख रहे होते थे और तमाम कहीं भी चीजें। जाना है सबसे आगे मेरा नाम रहता तो था। मेडिकली अनफिट होने के बाद आपको इन सब कामों से रोक दिया गया? खत्म हो गया सब कुछ फिर। शौर्य चक्र मिला आपको? जी जी। उसके बारे में बताइए, कैसे पता लगा? मैं हॉस्पिटल में था, तो वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, तो 26 जनवरी को मैं घर पे था। तो जो मेरा एक दोस्त था जो ड्यूटी पर था, उसने मुझे फ़ोन किया मॉर्निंग कि तेरा शौर्य चक्र ग्रांट होकर आया है, शौर्य चक्र अवार्ड हुआ है तुझे। तो मैं वेट कर रहा था कि यूनिट के किसी अधिकारी का फ़ोन आएगा, मेरे डिपार्टमेंटल ऑफिशियली आएगा। तो किसी का फ़ोन मेरे पास में नहीं आया। फिर जब मुझे पता था कि अभी बड़ा खाना होता है, तो तब मैंने अपने एक JCO को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया। अरे बड्डी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे शौर्य चक्र मिला है, ये मिला है। मैं बोला थैंक यू सर, थैंक यू। तब मुझे उन्होंने कंफर्म किया कि मैंने फ़ोन किया है, तब उन्होंने कभी मुझे उधर से फ़ोन नहीं किया। आपको शौर्य चक्र के लिए ऑफिशियली बताया ही नहीं गया? नहीं, ऑफिशियली नहीं बताया गया। मतलब जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे लिए ये इसलिए बहुत अजीब सा है, मेरे लिए भी अजीब था, मेरे लिए भी अजीब था। मैं वेट कर रहा हूँ। टारगेटेड था, मतलब somebody was not happy with this whatever recognition you are getting? मुझे नहीं पता कुछ। मैं तो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से सीधा मैं घर गया हूँ यूनिट में। आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ? मुझे नहीं पता कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। एक सोल्जर हूँ मैं, तो मैन डिसीजन तो अधिकारियों का रहता है, CO का रहता है, आपको रिकमेंडेशंस वगैरह का सारा। ये जो पहला गोल्डन नंबर 1 ये वाला मेडल है, ये शौर्य चक्र है। तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, नेवी का, कि उन्होंने मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ये शौर्य चक्र नहीं है, ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आज मेरे लिए। उस परिस्थिति में आपने नेवी में फिर कितना वक्त और गुजारा? करीब 9 साल और। इस घटना के 9 साल आप रहे सर्विस में? 2017 में मैं रिटायर हुआ। तो जो यूनिट आपको इस तरह से ट्रीट कर रही थी, उनके साथ वो 9 साल का पीरियड कैसे बिताया आपने? बहुत सारी चीजें थी। अब सब कुछ तो खत्म हो चुका, आपको बस नौकरी पूरी करनी है। आप भाग नहीं सकते परिस्थितियों से, लड़ना है उन परिस्थितियों से, सीखना है आपको बहुत कुछ। मेरे ऑपरेशंस फेल हुए, सर्जरीज फेल हुई, मैं हारा नहीं। डिपार्टमेंट ने पूरी हाथ खड़े कर दी। मैं टाटा के पास गया, उनसे हेल्प मांगी अपने ट्रीटमेंट के लिए। 3 ऑपरेशन टाटाज ने मेरे कराए, टाटा ग्रुप ने, बॉम्बे। बट आपके तो अपने सरकारी अस्पताल हैं नेवी के। नेवी में उसका इलाज ही नहीं था और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। टाटा ने ली जिम्मेदारी? टाटा ने पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने मेरे पूरे ट्रीटमेंट किए, सारा पेमेंट उन्होंने किया पूरा उसका। पहले मैं अपने पैसे खर्च कर करके इलाज करवा रहा था। अपने पैसे खर्च करके इलाज करवा? यस, क्योंकि जैसे जो ये 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल और ये होते हैं, इनके अंदर ट्रीटमेंट ही नहीं था। ट्रीटमेंट हो तो जाओगे ना आप। चेस्ट वाली जो कान का अच्छा। चेस्ट तो सील गई, आपके सब खत्म हो गया। अब तो मैन आपका ईयर का रिकंस्ट्रक्शन बचा हुआ है। तो प्लास्टिक सर्जरी है ही नहीं नेवी में या फिर एयरफोर्स में। पूरा डिफेंस फोर्सेस में प्लास्टिक सर्जरी का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं जहाँ पर आपको प्लास्टिक सर्जरी की जाए। तो बेसिकली आपको एक कान की प्लास्टिक सर्जरी करवानी थी, वो थी ही नहीं वहाँ पर। तो टाटा ने ये करवाने में मदद की। आपकी किताब में एक वाक्या मैं पढ़ रहा था
और वो पढ़ के मेरे सामने एक ऐसी स्याह सच्चाई, बहुत सारी आप जो बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं कई पर तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे संभव है। तो जब आपको वापस घर जाना था अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद और आपकी टिकट्स कंफर्म नहीं थी, यस, वो आप प्लीज़ बताएं। ऐसा होता है ना, डेड बॉडी होती तो बाई एयर जाती, वो तो जिंदा है, तो जिंदे के लिए वही अवेलेबल है, थर्ड एसी। तो थर्ड एसी का हमें वारंट दिया गया, उससे हम टिकट करवाए। वो वेटिंग लिस्ट थी राजधानी में, तो वेटिंग लिस्ट में ही हमें जब पहुंचे तब भी वेटिंग लिस्ट था। ये जब आप पहली Yes, बार घर जा रहे हैं इस घटना के यस, बाद? 28 दिसंबर की घटना है ये। 28 दिसंबर 2008 और 26 नवंबर 2008, यानी कि 1 महीने 2 दिन बाद की घटना है। और जबकि सब कुछ गर्म है, सब कुछ माहौल गर्म है, तो टीटी ने मना कर दिया सीट देने से कि सीट नहीं है। और राजधानी है, राजधानी में वेटिंग अलाउ नहीं है। हम बैठ नहीं सकते। मेरे गांव के एक अंकल थे जो वो भी नेवी में थे, तो वो मुझे सी ऑफ करने आए थे। तो फिर वो डब्बे डब्बे घूमे, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे है, ताज वाला है, ऐसे ऐसे गोली लगी हुई है इस बंदे को। नोबडी केयर्स। उन्होंने सबको बताया कि यस, वो बताना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो कौन सीट देगा आपको? कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बताने के बाद भी नहीं। आप ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो देश के अंदर, लोगों के अंदर। लेकिन फिर आज फिर मैं कहूँगा कि लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, मेरे देश के सिटीजन हैं, उनकी हर गलती माफ़ है मेरे लिए। उनकी, मेरे देश के जो सिटीजन्स हैं उनकी हर गलती माफ़ है। आप गलती करते रहिए, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं आपकी गलतियाँ माफ़ करता रहूँगा। नहीं दी सीट मुझे। फिर एक NRI फैमिली थी जो साउथ अफ्रीकन, उन्होंने फिर वेलकम किया, उनको कहा कि आप लेकर आ जाइए उनको। फिर मुझे उन्होंने एक सीट दी, उनके 2 बच्चे थे, उनको उन्होंने एक जगह पे किया और मुझे सीट दी उन्होंने कि आप यहाँ पर आराम से लेटिए। तो इंडियंस के अंदर हम बात करें, ह्यूमैनिटी सीखने की ज़रूरत है। ये शोर मचाने से और जब तक सूरज चांद रहेगा करने से देशभक्ति नहीं आती है, या किसी का फोटो लगाने से देशभक्ति नहीं आती है। आपको देशभक्ति अपने अंदर से जगानी पड़ेगी। हर उस सोल्जर के लिए, हर उस कार्यकर्ता के लिए, देश के लिए जो भी काम कर रहा है, उसके लिए दिल से रेस्पेक्ट नहीं है लोगों के अंदर। सब वो दिखावा है, आडंबर है, ड्रामा लगता है मुझे तो हर किसी का। तो प्रवीण जी, ये तो आपकी जर्नी का जो बहुत टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इसके बाद यहाँ आपका सफ़र रुकता नहीं है। इसके बाद का जो सफ़र है वो भी बहुत अलग है, क्योंकि जिस इंसान को ये कह दिया गया हो कि आप स्विम नहीं कर सकते हैं, आप कभी रन नहीं कर सकते हैं, वो इंसान मैराथन दौड़ता है। तो ये मतलब जब मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मेरे लिए इतनी आश्चर्य की बात थी कि ये जिस इंसान की जर्नी, मतलब जिसने वो एक ड्रेस देख करके फैसला लिया हो कि यार मुझे तो ये करना है, मुझे तो कमांडो बनना है, उसकी ज़िंदगी से इतना बड़ा हिस्सा छीन लिया गया हो, लेकिन वो वहाँ पर भी हार नहीं मानता है। और ये सिर्फ कहने बताने की बात में नहीं, वो सच में हार नहीं मानता है। तो उसके बाद फिर ये कैसे तय किया आपने कि नहीं यार यहाँ पर रुकना नहीं है, और आयरन मैन का सफ़र जो आपका था वो आपने कैसे तय किया? एक्चुअली योग में खूब करता था, लेकिन मेरा वजन जो था वो गेन होता रहा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में पराठे और रसगुल्ला, समोसे, ये सब चीज़ें बड़ी फेमस हैं। तो वो चीज़ हम भी खाते रहते थे। पहले था तो कि पहले सब चीज़ें हम लोग करते रहते थे, फिजिकल करते थे, तो सब चीज़ें आराम से बैलेंस रहती थी। लेकिन अब बैलेंस नहीं रहता था, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। योगा से आपका वजन नहीं रुक सकता, क्योंकि आपने कोई इस तरह की चीज़ें, डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में अभी। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप परेड करो, ये करो। डिसिप्लिन का मतलब हर जगह पर आ गया, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कब क्या चीज़ करनी है, ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आ जाती है। तो 2012 की घटना थी, मैं अपना मेडिकल करवा रहा था, तो वहाँ पर जब मैं अपना साइन के लिए गया, तो वहाँ पे जो मेडिकल अफसर थे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने
रोका, उन्होंने कहा कि वेइंग मशीन पे आप जाइए। तो जब मैं वेइंग मशीन पे गया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने कहा नहीं कि तुम वेइंग करो। तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा कितना है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि 78 समथिंग है सर। ओके, बोला कि सब घटा घटू के भाई 76 77 तो फिर भी है, तो आप इसको कम करो। तो मैंने कहा कि सर मैं कैसे कम कर सकता हूँ, तो मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक और कैटेगरी में दे देता हूँ, ओबेसिटी की। तो मैंने कहा कि सर, अब मैंने अपना जो एक्सक्यूज वाली लिस्ट थी उसको मैंने चलाना शुरू किया, जैसे हम लोग सब चलाते हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये काम है, ये दाम, तब मैंने चलाना शुरू किया। पहला ही मैंने मारा कि मैं 26/11 में मुझे गोली लगी, सर मैं नहीं कर सकता, मेरा लंग्स। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप सामने देखो शीशे में, तुम कौन हो। तो मैंने अपना नाम और रैंक बताया वहाँ पर उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर से देखो। हमने सोचा नंबर और बताना भूल गए पर्सनल वाला, अब के बार नंबर भी ट्राई करते हैं। तो हमने बताया कि प्रवीण कुमार तेवतिया, लीडिंग सीमैन, नंबर सो एंड सो। बोला नहीं, ये नहीं, फिर से देखो। तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, धुंधलापन। एक पैंडा वाली मूवी देखी आपने? पैंडा वाली मूवी में क्या है, वो जब वो उसको खोलता है तो क्या दिखाई देता है उसको? उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ था ही नहीं उसमें। उसका खुद का चित्र दिखाई देता है, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ भी सीक्रेट नहीं है कुछ भी। तो उसको देखता है, कुछ भी नहीं है, उसको रोल करके वापस रख लेता है, कुछ है ही नहीं इसमें। उसके शिफू मास्टर ने जो दिया था कि ये सीक्रेट है एनर्जी का कुछ, तो उसने देखता कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा, तो उसको वापस रख लेता, कुछ था ही नहीं उसमें। तो ऐसे मुझे खाली लगा कि कुछ है ही नहीं सामने। तो सामने तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मिरर है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कमांडो हो। तो मैंने कहा यस सर। तुम हेडक्वार्टर में हो? कि यस सर। अपनी फिजिक देखो अभी। तब पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं कमांडो हूं। लेकिन तभी भी जो ब्रेन और हमारा मन है, दोनों एक संतुलित नहीं है, एक दूसरे को काटते हैं। एक्सक्यूजेस बनाना। तो मन जो था, मन चंचल, तो उसने ब्रेन की बातों को सबको निरस्त कर दिया, काट दिया कि नहीं नहीं, यही मूर्ख है, यही व्यक्ति समझदार नहीं है। नहीं तो सोता तो एक गुग्गी मारने में क्या जाता है। तो फिर भी मैंने कोशिश, सर एक साइन ही तो करने कर दो ना। बोला नहीं, 1 महीने बाद आना। फिर हमारी चाय पर चर्चा हुई हमारे मित्रों के साथ में, समोसे के साथ में। हमने उनको बताया, अरे बोला वो तो है ही ऐसा, तू तो हेडक्वार्टर में एक फोन मारेगा और सारे डॉक्टर तेरे आगे हाजिर, और नहीं है तो उस डॉक्टर के पास चला जा, उस डॉक्टर के पास चला जा, जब ये छुट्टी जाएगा तब साइन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठंड रख, घबरा मत तू। हमने कहा बिल्कुल घबराएंगे नहीं हम, क्योंकि मन ने सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो दिख रहा है वो आपको, हाँ ठीक है भाई, सब जो कह रहे हैं वही सच है। लेकिन एक जो शब्द था ना कि कमांडो हूँ मैं, मार्कोस हूँ, तो मुझे अपने वो दिन याद आए जब मैं अपनी तैयारियां करता था। 2-2 घंटे स्विमिंग पूल में एक जगह पर खड़ा खड़ा रहता था, प्रैक्टिस करता था। 2-2 किलो ईंट रख के प्रैक्टिस करता था, यानी कि 4 किलो वजन अपने हाथ में रखता, एक जगह पर खड़ा रहता था छाती ऊपर करके स्विमिंग पूल में। मुझे वो चीज़ याद आई कि नहीं यार, मैं तू तो कुछ और था यार, तो ये क्या बन गया। तो रियलाइजेशन कहते हैं ना कि वो चीज़ वहां पर दिखाई दी, मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, जीवन को बदलना पड़ेगा, मुझे रास्ते बदलने पड़ेंगे। रास्ते बदलेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं कम हो सकता है। मैंने वहां से फिर शुरुआत की और अगले दिन से ही मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। विद इन ए मंथ मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया, और 10 किलो वजन कम करने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास कहूँ तो मैं आतुर हूं कि तुम वेइंग मशीन पर मुझे तोलो। आज बोलो तुम, आप आज दोगे तुम मुझे ओबेसिटी की कैटेगरी, या तुम मुझे दोगे सबसे फिटेस्ट बंदा है। तो आप उन्हीं डॉक्टर के पास गए? यस, उन्हीं के पास। तो मैंने बोला ना, यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ वॉट एवर यू आर, तभी आगे की यात्रा संभव है। आगे की यात्रा संभव नहीं है तब तक जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं। आखिरी में आप इस देश से या इसके लोगों से और यहाँ की सरकारों से, क्योंकि आपने
देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ की, ये आसान नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं? अभी हम एक वीर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोग खोल रहे हैं जी। उसके माध्यम से इस देश में जो भी व्यक्ति शहीद होगा उसके बच्चों की एजुकेशन 12th लेवल तक फ्री हम लोग करेंगे, अपनी तरफ से देंगे। अभी जो हमारे राकेश कुमार जो नायब सूबेदार शहीद हुए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। उनकी एजुकेशन भविष्य में हम लोग अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से फ्री करने वाले हैं। कांटेक्ट हम बहुत जल्दी करेंगे, जैसे ही हमारे सारे काम हो जाएंगे, वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद हम अपना काम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। और हर व्यक्ति को हम जो भी देश के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे, उसको एजुकेशन हम फ्री देंगे। मैं संवेदनाओं पे विश्वास नहीं रखता हूँ, संवेदनाएं दिखाने पे विश्वास नहीं, मैं काम करने पे बिलीव करता हूँ। और मैं काम करूँगा देश के सैनिकों के लिए, उन डिसेबल सैनिकों के लिए भी काम करूँगा जो रिटायर्ड होने के बाद बेचारे कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन पे मैं काम करूँगा। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए मैं बहुत ही जल्द लेटर लिखूँगा कि वहाँ पर जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बच्चों की एंट्री के लिए कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट अप्रोच करें और डायरेक्ट वो वहाँ पर उनका। प्लस जितने भी CBSE के स्कूल हैं, DPS हुआ या कोई भी जितनी भी चैन है स्कूल की, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनको लेटर लिखूँगा कि उन जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को सब्सिडाइज्ड फीस स्ट्रक्चर उनके दिए जाएं। DPS से मैं कहूँगा कि आप 50% नहीं तो 40% उनकी फ़ीस को माफ़ किया जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल, नेवी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स पब्लिक स्कूल जितने भी हैं उनके लिए मैं सेना के पास लेटर लिखूँगा कि वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा आपकी तरफ से होनी चाहिए। अगर पैसे चार्ज करने हैं तो मैं पैसे उनके दूंगा, मैं दूंगा, अपने ट्रस्ट की तरफ से हम लोग देंगे। और मैं नहीं हूँ, मैं मतलब मेरा ट्रस्ट मतलब ये देश का ट्रस्ट है जी। देश भागीदारी करेगा। मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं एक साधारण सैनिक हूँ, एक हवलदार से रिटायर हूँ, लेकिन मैं बड़ी सोच के साथ में अपने देश के सैनिकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की हिम्मत कर रहा हूँ। आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इस देश का हर सैनिक सुन ले कि उसके साथ उसका भाई प्रवीण तेवतिया खड़ा हुआ है। आप देश के लिए काम करो, मेहनत करो। अगर देश के लिए गोली खानी है और खानी पड़ रही है तो शहादत में कभी पीछे मत हटो, क्योंकि मैं आपके परिवार की टेक केयर के लिए खड़ा हुआ हूँ। कोई आपकी टेक केयर करे ना करे, आपके फैमिली की टेक केयर करे ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि मैं आपके परिवार की टेक केयर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी आपने ज़रूरी बात, न केवल रोचक या ऐसे तथ्य जो नहीं हमें पता थे, बल्कि ज़रूरी बातें आपने करी जिनके बारे में अमूमन बातें नहीं की जाती हैं। उस पक्ष को भी आपने रखा हमारे सामने और इतने सारे इंसाइट्स बताए। आपने इतना समय दिया प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, आप सभी की टीम का पूरा धन्यवाद। इसी तरह से आप बेहतर काम करते रहें। और एक सलूट मैं सभी देश के सैनिकों को करना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मोटो बोल दीजिए लास्ट में मार्कोस का। द फ्यू द फियरलेस। ग्रेट। द फ्यू द फियरलेस। तो मैं कहूँगा कि मैं उसी मोटो पर अभी भी काम कर रहा हूँ। देश के लिए मुझे काम करना है और आगे भी इसी तरह से काम करता रहूँगा। जी, धन्यवाद।